एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड लिन फेंग को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी सोल को कंडेंस करने के लिए आ जाता है। और तभी हम वहां पर लिन फेंग की फियांसे को देखते हैं, जो लिन फेंग के पास आती है और उसे एक ब्लड पिल देती है, जो उसकी सोल को कंडेंस करने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। और वो कहती है कि लिन फेंग तुम इसे पी लो। तभी हमें लिन फेंग की फियांसे का नाम बताया जाता है, उसका नाम मानियो होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मानियो वो ब्लड पिल लिन फेंग को दे देती है और लिन फेंग उस ब्लड पिल को लेते हुए कहता है कि मानियो तुम्हारा धन्यवाद बॉटल के लिए, और तुमने मुझ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया इसके लिए, और आज मैं अपनी सोल को कंडेंस कर लूंगा। इस पर हम मानियो को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, मैं तुम्हारी सोल को मार्शल सोल ऑफ स्वॉर्ड लेवल तक पहुँचते हुए देखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा इसी तरह ही साथ रहें। बात सुनते ही वहाँ पर हम लिन फेंग को देखते हैं जो वहाँ मानियो को गले लगा कर कहने लगता है कि हाँ, अब हम जल्दी ही मैरिड हो जाएंगे और हमारे 2 बच्चे भी होंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम मानियो को देखते हैं जो उससे कहने लगती है कि इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें अपनी सोल कंडेंसेशन पर ध्यान देना है। तभी अगली तरफ हमें दिखाया जाता है लिन फेंग के ग्रैंडफादर को, जहाँ पर लिन फेंग का ग्रैंडफादर कह रहा होता है मेरा पोता सबसे ज्यादा पावरफुल है और आज तुम लोग देख लेना वो अपनी सोल को कंडेंस कर लेगा। जैसे ही उसकी सोल अवेकन हो जाएगी तुम सब लोग उसकी पावर से हैरान हो जाओगे, और वो हर एस्पेक्ट में काफी ज्यादा ही पावरफुल है, चाहे वो मार्शल आर्ट हो चाहे वो ब्लड कंडेंसेशन हो। लेकिन तभी हम साथ खड़े हुए एक एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिन फेंग अपनी मार्शल आर्ट को इतना आगे ले जा सकेगा कि वो हमारी लिन क्लैन का नाम रोशन कर सके, या ये सिर्फ सोचने की ही बातें हैं, क्योंकि हमारी क्लैन में एंशिएंट ब्लड स्वॉर्ड लाइन मौजूद है जो कि लिन फेंग के फादर ने कल्टीवेट की थी। इसी ब्लड लाइन से उसने अपनी सोल को भी अवेकन किया था। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ग्रैंड फादर को देखते हैं लिन के, जो कहने लगता है कि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लिन यहाँ पर अपनी सोल को अवेकन करेगा और हमारे लिन क्लैन का नाम रोशन करेगा, यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा आगे जाएगा और हम सब उसे देखते रह जाएंगे यहाँ तक कि वो किंग लेवल तक पहुँचेगा। ये बात सुनते ही साथ ही जो एल्डर खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि किंग लेवल 7th लेवल को कहते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो उस लेवल तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, वो लेवल काफी ज्यादा ही कठिन है। लेकिन लिन के फादर ने इन सारे लेवल्स को अचीव किया था, वो हमारे इस पूरे किंगडम का सबसे बहादुर व्यक्ति था। और तभी हमें लिन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि जब मेरा फादर 16 इयर्स ओल्ड का था उसने भी किंग टियर स्वॉर्ड मार्शल आर्ट लेवल को रीच किया था और पूरे टियान्यू किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल था, और मैं अपने फादर के नक्शे कदम पर चलकर दिखाऊंगा इन सबको, और फिर से हमारी लिन क्लैन का पूरे टियान्यू किंगडम में नाम रोशन कर दूंगा। कहते ही वहाँ पर लिन फेंग आगे बढ़ता है और तभी हम देखते हैं जो मानियो होती है वो कहने लगती है कि लिन फेंग मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। ये कहते ही लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि बस मुझे तुम्हारा इसी तरह ट्रस्ट चाहिए। तभी हम देखते हैं मानियो वहाँ पर जितने भी डिसेबल्स खड़े हुए होते हैं उन सब से कहने लगती है कि तुम सब लोग यहाँ से जाओ, लिन फेंग अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा है, उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये सुनते ही वहाँ से सारे गार्ड चले जाते हैं और हम देखते हैं हमारे मेन लीड लिन फेंग को जो वहाँ पर बैठकर पिल खाता है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो अपनी सोल को उस ब्लड लाइन के साथ मर्ज कर कर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। जहाँ हम देखते हैं जो पीछे एक बिग स्वॉर्ड होती है वो भी वहीं पर ही एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन तभी हमें दूसरी तरफ एल्डर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि ये देखो, ये तो इस ब्लड लाइन स्वॉर्ड का मजाक बना रहा है, क्योंकि अगर इसमें इतनी पावर्स होती तो ये ब्लड लाइन स्वॉर्ड की जो एनर्जी निकल रही होती है वो किसी और कलर की होती, और ये तो बिगनिंग है, बिगनिंग में ही इसकी एनर्जी यहाँ पर ब्लू ग्रीन की मिक्स की निकल रही है। इसका मतलब इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स और कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं है कि ये अपने आप को किंग लेवल की मार्शल आर्ट तक पहुंचा सके, मुझे इसको यहाँ पर रोकना होगा। ये कहते ही वो जैसे आगे बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर लिन का ग्रैंडफादर उसे रोक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें वेट करना चाहिए। और अगले ही सीन में हम लिन को देखते हैं जहाँ उसने अभी तक अपनी कल्टीवेशन को नहीं छोड़ा हुआ होता, और वहीं पर ही वो एक पर्पल कलर की स्वॉर्ड को नीचे से बाहर निकालता है जो कि एक 7th लेवल की स्वॉर्ड होती है, जिसे देखकर मानियो काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। वहीं पर ही सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो किंग लेवल की मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि जो वहाँ एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था यहाँ पर लिन फेंग से। तभी लिन का ग्रैंडफादर कहने लगता है कि देखो, मेरे यहाँ पर एक और किंग लेवल का मार्शल आर्ट व्यक्ति
तैयार हो रहा है। और अगर जिस दिन ये मार्शल आर्ट लेवल तक पहुंच गया तो ये पूरे टियान्यू किंगडम में हमारी क्लैन का नाम रोशन कर देगा। लेकिन तभी हमें लिन को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप नहीं करता और कहने लगता है कि मैं अभी अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप नहीं करूंगा, मैं और भी ज्यादा हायर रैंक पर जाऊंगा और मुझे यकीन है कि मैं इस हायर रैंक को अचीव कर सकता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हवा में होता है और वहाँ स्वॉर्ड के और भी ज्यादा क्लोज जाने लगता है, जिसे देखकर मान्यू कहती है कि नहीं, तुम्हें और ज्यादा हायर लेवल के लिए भी लिन फेंग नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जो लिन फेंग होता है उसने जो ठान लिया होता है वो वही करता है। और तभी हम लिन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो मेरे पोते ने आखिरकार 8th लेवल को अचीव कर लिया, ये सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर ही अचीव कर सकता है, लेकिन मेरा पोता भी ऐसे से इतनी आसानी से अचीव कर लेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ पर लिन फैमिली के सभी डिसाइपल्स वहाँ लिन को देखकर काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे मास्टर लिन फेंग तो 8th लेवल पर पहुंच गए और ये काफी ज्यादा ही रेयर सीन है। और तभी हम मान्यू को देखते हैं जो पीछे की तरफ हटती है और काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई होती है लिन फेंग से, कहने लगती है कि ये तो 8th इंपीरियल मार्शल स्पिरिट है। तभी वहाँ पर मास्टर चिल्लाकर कहने लगता है कि जल्दी से लिन अपनी बॉडी को उस स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर लो ताकि सारी पावर्स तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सके और इस सारे प्रोसेस में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। और तभी हम लिन फेंग को देखते हैं तो कहता है कि ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी के साथ उस स्वॉर्ड पावर्स को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है तभी उस स्वॉर्ड से मानियो बाहर आती है और वहीं पर ही वो लिन फेंग को अटैक कर देती है और लिन फेंग को नीचे गिरा देती है। जहाँ पर लिन फेंग जैसे ही नीचे गिर रहा होता है वो देखता है और कहता है कि मानियो तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं पर ही खड़ा एल्डर भी मानियो में गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मानियो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन तभी लिन फेंग का ग्रैंडफादर भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा उस मानियो के ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन तभी हम उस बुढ़िया को देखते हैं जो काम करने वाली होती है और जो वहाँ पर सबको ड्रिंक सर्व कर रही होती है, वो भी बाहर आती है और तभी हमें पता चलता है कि वो मानियो की एक साथी होती है और वहीं पर वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा लिन फेंग के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं पर उन दोनों की भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मानियो को दिखाया जाता है जहाँ पर मानियो उस स्वॉर्ड की पावर को कंडेंस करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम लिन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही अमेजिंग फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लिन के ग्रैंडफादर को पहले तो नीचे फेंक देती है और उसके बाद उस पर और टेक्निक का यूज करके अटैक कर देती है, जिसे देखकर वहां पर जो लिन फेंग होता है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता, वो भी अपने ग्रैंडफादर को नहीं बचा पा रहा होता क्योंकि वो खुद काफी ज्यादा घायल होता है। और वहीं पर ही हमें मानियो को दिखाया जाता है जो नीचे आती है और कहने लगती है कि लिन फेंग ग्रैंडफादर को इतना ज्यादा निराश देखकर मुझे काफी ज्यादा ही अफसोस हो रहा है। इस पर फेंग कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर मानियो कहती है कि जो शख्स हमेशा पावरफुल होता है वो हमेशा पावरफुल ही रहता है और जो कमजोर होता है वो दिमाग से भी कमजोर होता है। मैंने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला, तुम्हें भनक भी नहीं पड़ने दी, ये तो तुम्हारी कमजोरी है और तुम्हारी क्लैन तो हमेशा से 3rd क्लास क्लैन रही है और तुम्हें तो मैंने एक चमचे की तरह इस्तेमाल किया है। मुझे बस वो स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट चाहिए थी जो तुम्हारी वजह से मुझे मिल गई और मैंने तुम्हारा यूज किया, तुम्हें पता भी नहीं लगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर लिन फेंग को खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से जो डर होता है वो अपने डिसाइपल्स के साथ आ जाता है, जिस पर मानियो को देखते हैं जो वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर देती है ताकि उसके ऊपर वो लोग अटैक ना कर सके। और फिर वो कहने लगती है कि जो लिन जियांगटोन थे वो भी आज से 16 साल पहले एक फॉरबिडन स्पिरिचुअल रीलम में मरे गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है कि तुम मेरे फादर के बारे में ऐसे घटिया मुंह से बात ही ना करो और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो एल्डर होता है वो भी कहने लगता है कि अब अगर इस मौका मिल गया है तो ये हमारे लिन फैमिली को खत्म कर देगी। ये कहते ही हमें दूसरी तरफ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अटैक करने आया होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर मैंने मानियो के ऊपर अटैक कर दिया तो मानियो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मानियो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है और अब उसका अपोनेंट कोई भी नहीं बन सकता। अगर उसका अपोनेंट कोई भी बना तो वो उसे भी खत्म कर डालेगी, इसीलिए मुझे उसे यहाँ से जाने देना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मानियो होती है वो वहाँ पर एक डायमेंशनल पोर्टल को क्रिएट कर देती है और वहीं पर ही उस बूढ़ी औरत के साथ उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा घायल होता है और उसे काफी पेन हो रहा था और आहिस्ता
आहिस्ता करके उसकी आंखें बंद होना स्टार्ट। लेकिन तभी जो फीनिक्स निर्वाणा उसने पहना हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और तभी हम वहाँ पर लिन फेंग के माइंड स्पेस पर चले जाते हैं, जहाँ पर उसे एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है जो कह रही होती है कि फीनिक्स निर्वाणा एक्टिवेट हो गया है, जो कि डेड पर्सन को भी दोबारा से जिंदा कर लेता है। और तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुमने ब्लड लाइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया और तुम पूरे बुरियाल पैलेस के ओनर भी बन चुके हो। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही घायल होता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। पर हम उस नरेटर वॉइस को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम यहाँ आओ लिन फेंग। कहते ही लिन फेंग के पास वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होती है और लिन फेंग गायब हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक मिस्टीरियस प्लेस पर आ गया होता है और जैसे ही उसकी आंख उस मिस्टीरियस प्लेस पर खुलती है वो उठकर खड़ा होता है और काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। तभी उसे वो पुरानी बातें याद आने लगती है। जैसे ही वो एनर्जी वहाँ पर क्रिएट हुई थी, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ था और उस पोर्टल ने वहाँ पर ये खींच लिया था, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। कहते ही वहाँ पर ऊपर कुछ टॉम ऑफ गॉड्स नजर आते हैं, जिसे देखकर वहाँ लिन फेंग कहने लगता है कि आखिर जो मैं सोच रहा हूँ कि ये वही तो नहीं, क्या मैं टॉम ऑफ गॉड्स के एरिया में तो नहीं आ गया। वहाँ पर काफी ज्यादा रॉक्स होते हैं और वो सारे रॉक्स अलग अलग गॉड्स होते हैं, कोई एंशियंट गॉड और तो कोई आउट ऑफ गैलेक्सी गॉड। इन सब के बारे में यहाँ तक लिन फेंग ने सुना हुआ होता है और वो सब अपना नाम बता रहे होते हैं एक एक करके। उनमें से एक एंशियंट रूलर ऑफ हेल भी होता है और वहीं पर ही वो अपनी कुछ पावर वहाँ पर डोनेट कर देता है हमारे मेन लीड फेंग को। एक एक करके सभी ऐसा करने लगते हैं, जिस पर हम फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है मैं एक सपना देख रहा हूँ। भी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो आवाज कहने लगती है कि नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की की एंट्री होती है, इसका नाम मिस बाई यंग होता है और सीरीज में हम उसे बाई कहकर पुकारेंगे। और तभी हम बाई को देखते हैं जो सीधा जाकर फेंग को दिखने लग जाती है, लेकिन फेंग शर्माता है और अपनी आंखें ही नीचे कर कर उसे ग्रीटिंग्स देता है और वो तभी फेंग का मुंह ऊपर कर कर कहने लगती है कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे। जिस पर हम फेंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहने लगता है कि ये डर लग रहा है और अभी तक तो मैं मैरिड भी नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे वापस ले जाएं। जिस पर हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर बाई उसके नजदीक आकर कहती है कि लिन फेंग अब तुम यहाँ के एक मास्टर हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो लिन फेंग होता है वो कहने लगता है कि मैं टियान्यू किंगडम और वहाँ के एक एंडिन क्लैन का एक बेटा हूँ और मैं वहीं पर ही जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने इलाके की देखभाल करनी है और ना ही मैंने इस टॉम्ब ऑफ रूल के एरिया के बारे में कुछ सुना है और ना ही मुझे इसके रूल्स के बारे में पता है, तो मैं यहाँ पर कैसे सरवाइव कर सकूंगा। पर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक इस सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं। जिस पर हम लिन फेंग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि कौन सी सिचुएशन के बारे में मिस आप बात कर रही हैं। लिन फेंग कहता है कि मेरी मार्शल सोल तो काफी ज्यादा ही डैमेज है। यहीं पर ही जैसे वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी बाई कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा अपनी सोल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये बात सुनते ही वहाँ पर फेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपनी सोल के बारे में सोच रहा था। पर हम देखते हैं कि बाई कहने लगती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, बस मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये टॉम ऑफ गॉड का एरिया है और तुम यहाँ के एक मास्टर हो। जब भी तुम चाहो तो तुम यहाँ से बाहर भी जा सकते हो, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया। ये कहते ही वो उसे वहाँ से पिक करके कहने लगती है कि चलो अभी तुम्हें मैं कहीं और ले जाती हूँ। और तभी वहाँ पर लिन फेंग इस सारी सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी वो एक एरिया पर लाकर लिन फेंग को खड़ा कर देती है और कहती है कि यहीं खड़े रहो और वहाँ पर अपनी एक फोनिक्स स्पिरिट को बुला लेती है और कहने लगती है कि लिन फेंग अब हम तुम्हारी फोनिक्स ब्लड लाइन पावर को अवेकन करेंगे क्योंकि तुम ओनर हो इस टॉम के। यहाँ तक के यहाँ पर काफी ज्यादा डीमन गॉड्स हैं जो कि 80 साल से यहाँ पर फंसे भी हुए हैं। तुम्हारे सामने अब इतने ज्यादा टॉम गॉड्स हैं, तुम जिस टॉम गॉड को चाहो टॉम गॉड की सोल को अपनी बॉडी में मर्ज करके अपने आप को पावरफुल बना सकते हो, लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बात सुनते ही शुरुआत में तो जो लिन फेंग है वो काफी ज्यादा ही होंग जाता है, लेकिन तभी आखिर में वो कहने लगता है कि अब तो बहुत मजा आएगा, अब मैं अपने सारे रिवेंज ले सकूंगा। जिसने मुझे बुरा भला कहा उससे मैं रिवेंज जरूर लूंगा। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बाई वापस से लिन फेंग के पास आती है, कहने लगती है कि तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। जिस पर लिन फेंग कहता है कि मैं अपनी जान को अब खतरे में डालूंगा, लेकिन अपनी बॉडी को किसी भी तरह पावरफुल बना लूंगा। आप
आपका सीनियर सिस्टर, बहुत शुक्रिया। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे ग्रीटिंग्स दे रहा होता है। कहने लगता है कि प्लीज मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और मुझे इस पूरे एरिया के बारे में गाइड करें। जिस पर हम देखते हैं जो वहाँ पर आई होती है वो कहने लगती है कि तो मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा लूंगी, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस और अपनी बॉडी को खुद ही कल्टीवेट करना होगा। ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि तुम कैसे करते हो। ये कहते ही वो आगे बढ़ती है, कहती है कि जितनी भी सोल्स तुम देख रहे हो ऊपर इन ग्रेव के अंदर जो मौजूद हैं, उनमें से अब कुछ ही बाकी रह गई हैं। जैसे कि तुम्हारी फीनिक्स ब्लड लाइन अब अवेकन हो चुकी है, तो तुम पर फॉर्म ऑफ गॉड की जो सोल है वो सूट करेगी। तुम अपनी बॉडी में उसकी सोल को मर्ज कर लो। अगर जरा सी भी चूक हुई तो इसमें तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस बात का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। पर हम वहाँ पर लिन फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि यहाँ पर तो इतने सारे गॉड्स हैं, लेकिन मुझे किसी एक स्पेसिफिक गॉड प्यूरिफाई करना ही होगा। पर वो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर क्या मैं अभी प्यूरिफाई कर सकता हूँ इस गॉड की सोल्स को। जिस पर हम देखते हैं कि जो बाई होती है वो कहने लगती है कि नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ दे दो तो। ये कहते ही वो उसकी पॉकेट से कुछ वहाँ पर निकाल लेती है। वो कुछ खाने की चीज होती है और जैसे ही वो उसे निकालती है वो कहने लगती है कि नहीं, तुम मुझे ही इसे खिलाओ। ये कहते ही हम देखते हैं लिन फेंग जैसे ही उसे खिलाता है वो हवा में उड़ने लगती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा ही मजेदार है। कहने लगती है कि आखिरकार ये क्या है। जिस पर हम देखते हैं कि लिन फेंग कहता है कि ये एक फ्लावर सीड है। तभी लिन फेंग कहता है कि चलो अब जो आपको चाहिए था वो मिल गया है, अभी हम अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। ये कहते ही लिन फेंग वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो कल्टीवेट कर रहा होता है तभी बाई कहने लगती है कि जैसे ही तुम कल्टीवेशन के मिड स्टेज पर पहुंच जाओ, तुम्हें उस फिनिक्स ब्लड लाइन के सोचते हुए यहाँ पर एक ज़ूशन फॉर्मेशन को क्रिएट करना है अपने माइंड में। जैसे ही वो फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी तुम यहाँ प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर लोगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जरा से भी घबराए तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात कहते ही बाई वहाँ पर उन सीड को खाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लिन फेंग होता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में जाता है। तभी वहाँ पर वो उस फिनिक्स ब्लड के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर ही उसे उस फिनिक्स ब्लड की एनर्जी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर एनर्जी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ही गर्म है, ये एनर्जी वहीं मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर दे। जिस पर हम देखते हैं बाई कहने लगती है कि अभी भी देर नहीं हुई, अगर तुम्हें पीछे हटना है तो लिन फेंग अभी भी हट सकते हो। पर हम लिन फेंग को देखते हैं जो कहता है कि नहीं। ये कहते ही वहाँ पर वो दोबारा से उस कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही फोन नजदीक आता जाता है वो काफी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज करता जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन फेंग होता है उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं होती कि वो इतनी हाई बॉडी पावर को एब्जॉर्ब कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना है। अगर तुमने ज़हन यहाँ वहाँ भटकाया तो तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो सकती है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिन फेंग होता है वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है उस पावर पर और तभी उसकी बॉडी से भी एक एनर्जी निकलती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने माइंड स्पेस पर उस फिनिक्स के पीछे भागना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वहाँ पर वो उसके पीछे भाग रहा होता है वो उस फिनिक्स की बैक पर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर बाई कहने लगती है कि अगर तुमने इस फिनिक्स पावर को कंट्रोल कर लिया है तो इस स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश करो और जैसे ही ये स्पिरिट कंट्रोल हो गई तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लिन फेंग होता है वो कहने लगता है कि फिनिक्स बर्ड तुम्हें मेरे पावर्स टेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे कंट्रोल में आराम से आ जाना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो और जोर लगाना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ फ्लाई करो। वहीं पर ही आखिरकार वो उस फिनिक्स को कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखकर भाई कहने लगती है कि अगर ये कंट्रोल हो गई है तो तुम्हें उस पोर्टल के अंदर जाना चाहिए। कहते ही हम वहाँ पर देखते हैं लिन फेंग उस फिनिक्स पर बैठकर उस पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उस पोर्टल के अंदर जाता है पर वो उस फिनिक्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वहीं बाई भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी फेंग से। तभी बाई को हम देखते हैं जो कहने लगती है कि फेंग तुम्हें एक और एंशियंट गॉड की सोल को भी रिफाइन कर लेना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो एक ऐसे एंशियंट गॉड की सोल को रिफाइन करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल सोल थी और वो सोल सारे सीन के बाद वहाँ पर सीधा फेंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो उस फिनिक्स की मदद से उस एंशियंट गॉड की सोल को भी अपनी बॉडी में मर्ज कर देता है। और वहाँ पर जितने बाकी एंशियंट गॉड्स बचे हुए होते हैं वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो सारे के सारे रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंग उस फिनिक्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं हमें फेंग की बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पर दो डिवाइन गॉड्स की
सोल को रिफाइन करने की वजह से फेंग की बॉडी पर एक पैटर्न आ चुका था, जिसमें से एक पैटर्न में फेंग किसी भी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सकता था, जबकि दूसरे पैटर्न ने वहां पर फेंग की सोल और उसकी कल्टीवेशन को 100 गुना ज्यादा कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फेंग इन दोनों पैटर्न्स के बाद अब कितना ज्यादा पावरफुल होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और तभी हम देखते हैं कि वो बाई से कुछ और बातें पूछ सकता है, इससे पहले ही जो उसका लॉकेट होता है वो वहां पर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब दोस्तों ये होता है कि उसे यहाँ से जाना होगा। जैसे ही वहां से फेंग निकलता है तभी हमें बाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई कहने लगती है कि क्या ये लड़का इतना ज्यादा कैपेबल है कि ये 20 सालों में अपने आप को किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचा सकेगा। और तभी आगे चलकर दोस्तों हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग काफी ज्यादा घायल होता है और तभी फेंग का ग्रैंडपा काफी ज्यादा डॉक्टर से चेक कराने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकाल पा रहा होता। और तभी वहां पर हमें फेंग की सिस्टर को दिखाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रहस्य बताऊं फेंग के बारे में। फेंग की जो ये सिस्टर है ये ग्रैंडपा ने अडॉप्ट की हुई है। वहीं पर ही हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा भी खुद काफी ज्यादा बीमार हो गए हैं। उन्होंने फेंग के लिए काफी ज्यादा मेडिसिन का यूज किया, लेकिन फेंग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अगले ही सीन में हमें फेंग की सिस्टर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फेंग की सिस्टर को देखते हैं जो उसे मेडिसिन देती है। और वहीं पर ही फेंग को भी होश आ चुका था और उसे ये सारा सीन एक सपने की ही तरह लग रहा था, क्योंकि लिन फैमिली के सभी पर्सन्स के पास ब्लड लाइन थी। और तभी हम देखते हैं फेंग अपनी सिस्टर सुबह को भी देख लेता है सामने, जहाँ पर वो देखता है कि सुबह और ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ही खुश हो रहे थे फेंग के होश आने की वजह से। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं फेंग अपने ग्रैंडपा को काफी ज्यादा नोटिस कर रहा था और वो समझ चुका था कि ग्रैंडपा की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि फेंग वहाँ और ग्रैंडपा दोनों को आराम के लिए भेजता है और कहता है कि आप लोग आराम कर लो। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो लोग जानते हैं वहाँ पर जो फेंग होता है वो उन दोनों पैटर्न्स को एक्टिवेट कर देता है और अपनी ब्लड लाइन को दोनों पैटर्न के अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है। और आसान वर्ड्स में मैं आप लोगों को ये समझाता चलूं कि यहाँ पर जो फेंग होता है वो मालूम करना चाह रहा था कि जो उसे सपना आया था या वो रियल था या वो फेक, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है। और आगे हम देखते हैं जो फेंग होता है अपनी ब्लड लाइन को उन पैटर्न्स तक पहुंचा देता है और जैसे ही वो पैटर्न्स तक पहुंचती है तभी हम देखते हैं फेंग के माथे के ऊपर एक यूनिक मार्क आ जाता है और वो एक्टिवेट भी हो जाता है, जिसे देखकर फेंग ये समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि ये तो सब कुछ सच था। सारे सीन के बाद हम देखते हैं फेंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इवन कि उसने अपनी कल्टीवेशन भी दोबारा से स्टार्ट कर ली थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास एक फूनिक्स स्प्रेड भी आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल देता चलूं। इस यूनिवर्स में टोटल 10 रियलम है। इनमें से सबसे पहला रियलम जिसका नाम ब्लड कोटिंग रियलम है, जिस पर अभी फेन मौजूद है। और सेकंड पे आता है जीनियस मार्शल आर्ट रियलम, थर्ड पे स्पिरिट मार्शल रियलम, के बाद हेवनली मार्शल रियलम, उसके बाद डिवाइन रियलम, फिर गॉड रियलम, फिर निर्वाणा रियलम, फिर डोंगटियन रियलम और आखिर में आता है दी इन्फिनिटी रियलम। दोस्तों वहीं पर ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग को कल्टीवेट करते करते सुबह हो जाती है। तभी जो उसके घाव होते हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं, जो कि उसकी फिनिक्स मार्शल सोल की ही वजह से हो रहा था। वहीं भी हमें सुबह को दिखाया जाता है, जहाँ सुबह आती है और वहाँ पर वो फेंग को खाना खिलाना स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे वो उसे खाना खिला ही रही होती है तभी वहाँ पर जो उसकी बॉडी के अंदर एक पॉइजन होता है वो उसकी वजह से बेहोश हो जाती है। और तभी हमें दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि जो सुबह है वो फेंग की रियल सिस्टर नहीं बल्कि वो एक एडेप्टेड सिस्टर है जो ग्रैंडपा ने अडेप्ट की थी और उसकी बॉडी में एक पैदाइशी पॉइजन है। डॉक्टर्स का कहना था कि इस पॉइजन का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं कि फेंग के पास ही वो डिवाइन पैटर्न था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने उस पॉइजन को ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लिया था। तरह देखते ही देखते हम वह को देखते हैं जो कि ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो वक्ती तौर पर ठीक हुई थी, लेकिन वो पॉइजन वहाँ पर सुबह की ब्लड लाइन में था। फेंग को भी वहाँ पर अभी तक इस पॉइजन का परमानेंट इलाज नहीं पता था। तभी हम फेंग को देखते हैं जो सुबह से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी से इस पॉइजन को एक न एक दिन निकाल के रहूंगा। कहते ही हम वहाँ पर देखते हैं कि वो वहाँ से उठता है और इन फैमिली के पवेलियन में आ जाता है सुबह के लिए कोई एंटी पॉइजन ढूंढने। और जैसे ही वो उस हॉल में एंटर होता है तभी वहाँ पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो लोग बातें कर रहे होते हैं फेंग के बारे में और कहने लगते हैं कि इसकी मार्शल सोल तो इससे छिन चुकी है, इसकी सोल किसी कचरे से कम नहीं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस पवेलियन के एल्डर को देखते हैं जो फेंग को वो एंटीडोट देने से भी मना कर देता है कि उनके मुताबिक अब फेंग किसी काम का भी नहीं था लिन फैमिली के लिए। इससे पहले कि वो कुछ एल्डर कह पाता तभी थर्ड एल्डर की भी एंट्री हो जाती है, जहाँ पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारी मार्शल सोल भी नहीं, और ये कहकर हंसने लग जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि वो थर्ड एल्डर ब्लड कोटिंग के सेकंड लेवल
पर था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर खड़ा हुआ होता है वो एक हेवनली ग्रास एंटीडोट निकाल कर कहने लगता है कि फेंग तुम्हें ये चाहिए ना, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं अपने एक डिसाइपल्स के साथ तुम्हारी फाइट कराना चाहूंगा। अगर तुमने उस डिसाइपल को बीट कर लिया तो तुम इस हेवनली ग्रास को ले जा सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग बिना कुछ सोचे समझे रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे किसके साथ फाइट करनी है। जिस पर हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है तुम्हें लिन युआंग से फाइट करनी है और तुम्हें अपने आप को साबित करना है कि तुम पावरफुल हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन और फेंग दोनों ही पवेलियन के बाहर आ जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी वो लोग एक बैटल अरीना में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जिस पर लिन कहने लगता है कि तुम सिर्फ एक कचरा हो। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी हम फेंग को देखते हैं जो उसके हर एक अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से वहाँ पर लिन युआन का गुस्सा भी काफी ज्यादा ही बढ़ता चला जाता है। इस बार वो अपनी पूरी पावर्स लगाकर वहाँ पर फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। देखते ही देखते वहाँ पर उसने फेंग को काफी ज्यादा ही घायल कर दिया था। इसके बाद हम लिन युआन को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम सिर्फ एक कचरा हो। लेकिन तभी हम वहाँ पर फेंग को देखते हैं जिसके अचानक से फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके वहाँ पर लिन युआन को काफी ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। जिसकी वजह से हम लिन युआन को देखते हैं जो ऊपर हवा में उड़कर गिरता है। जैसे ही वो पंच वहाँ पर लिन युआन को लगता है लिन युआन वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। सारे सीन को देखकर वहाँ पर किसी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे यहाँ पर फेंग ने लिन युआन को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर हार चुका था और उसने चुपचाप ही वहाँ पर 10 हेवनली ग्रास फेंग को लाकर दे दिए थे। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो हेवनली ग्रास को ले जा रहा होता है। तभी पीछे से थर्ड एल्डर लिन युआन की बॉडी को देखकर कहने लगता है कि मैं तो समझ गया, इसने यहाँ पर लिन युआन को कोई ना कोई पॉइजन दिया है जिसकी वजह से लिन युआन ने बुरे तरीके से घायल हुआ है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो थर्ड एल्डर होता है वो डेविल स्माइल देकर कहने लगता है कि फेंग अब तो तुम नहीं बचने वाले। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो फेंग होता है वो उस हेवनली ग्रास का सूप बनाते हुए वहाँ पर सुबह को पिलाता है, जिसकी वजह से सुबह की हालत भी काफी ज्यादा पहले से बेहतर होने लगती है। वो उसे सूप पिला ही रहा होता है तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि वो पॉइजन तो सुबह की ब्लड लाइन में ही मौजूद है, अगर मैं इसी को ही सुबह की पावर बना दूं और इसकी एक मार्शल सोल बना दूं तो ये सुबह के लिए काफी बेहतर होगा। ये कहने की ही देर होती है तभी एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि लिन युआन का फादर होता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए और हमें दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि उस थर्ड एल्डर ने वहाँ पर युआन के फादर से झूठ बोला और कहा है कि फेंग ने के बेटे को मारने के लिए उसे जहर दिया है। तभी हमें बताया जाता है कि ये लिन युआन का फादर इन फैमिली का थर्ड एल्डर था, इसीलिए वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देकर वहाँ पर फेंग को अरेस्ट करवा देता है। अरेस्ट करवा के उसे मेन हॉल में ले आता है जहाँ पर लिन फैमिली के सारे एल्डर्स मौजूद थे और वहीं पर ही लिन युआन की बॉडी को भी ले आया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बंदा कहने लगता है कि फेंग ने लिन युआन को हराने के लिए इसे एक पॉइजन दिया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो सबको समझाने लगता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर हम फैमिली लीडर को देखते हैं जो अपनी सीट से खड़ा होता है और कहने लगता है कि फेंग तुम्हें इस क्राइम के बदले अपना ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट हमें देना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें अपनी फैमिली से ही निकाल लेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं फेंग को जो कहने लगता है कि अब समझ आया असल में इन लोगों का मुझसे मसला ही क्या है। ये कहते ही वहाँ पर फेंग उन्हें साफ साफ मना कर देता है। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पर फैमिली लीडर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन फैमिली का लीडर कहने लगता है कि फेंग अगर तुम मुझे अपना वो मार्शल ऑर्डर नहीं दोगे तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही वो वहाँ पर अटैक कर देता है सीधा फेंग के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर फेंग के ग्रैंडफादर की एंट्री होती है जिसका नाम मिस्टर जेंग होता है, जो कि पूरी लिन फैमिली में इकलौते ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हेवनली रियल्म को अचीव किया था। और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर आते हैं वहाँ पर सबके चेहरों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और सब अब कहने लगते हैं कि मिस्टर जेंग हमें नहीं छोड़ेंगे। और जैसे कि सभी लोग वहाँ पर फेंग के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और अब मिस्टर जेंग को आता देखकर सभी फेंग के साथ हो जाते हैं। लेकिन तभी हम मिस्टर जेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम लोग क्या लगता है कि तुम लोग ये ड्रामा अपना मेरे सामने भी चला लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। और तभी हम देखते हैं दोस्तों अभी वो गुस्से में कहने लगता है कि तुम लोग उस मार्शल ऑर्डर के पीछे पड़े हुए हो, मुझे सब पता है और तुम लोगों को मार्शल ऑर्डर किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला, वो मेरे पोते फेंग का है और उसी का ही हक है उस पर। कहते ही वो वहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और अपना स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सामने लीडर खड़े हुए होते हैं लिन फैमिली के वो भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि अभी हमने मास्टर जेन को अगर चुप
चुप करवाना है तो किसी भी तरीके से उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सारे लीडर और एल्डर्स मिलकर वहाँ पर मिस्टर जेंग के ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टर जेंग का अटैक होता है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे लीडर्स और एल्डर्स के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फैमिली लीडर और जितने भी एल्डर्स खड़े हुए होते हैं वो वहाँ मास्टर जेंग के सामने झुककर उनसे माफी मांगने लग जाते हैं और माफी मांगने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग की हालत दोबारा से खराब होने लग जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी ज्यादा इंजर्ड थे और अब इस फाइट के बाद जो उसके घाव थे वो दोबारा से एक्टिव हो गए थे। देखकर फेंग भी वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को अपने घर की तरफ जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो घर पर आता है दोबारा से उन एंशियंट गॉड एरिया में पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे किसी भी हालत में जल्दी से पावरफुल बनना होगा इससे पहले कि वो लोग मुझसे इस मार्शल ऑर्डर को छीन ले। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस एंशियंट गॉड एरिया में आता है तभी उसे बाई भी दिख जाती है और ये सारे सीन के बारे में वो बाई को बताता है, जिस पर बाई कहती है कि तुम्हें अब जल्दी ही पावरफुल बनना होगा लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ वक्त इंतजार करना होगा, मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगी। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं भाई उससे कहती है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें इन एंशियंट गॉड की टॉम्स को रिफाइन करना होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना ज्यादा तुम सोच रहे हो। लेकिन तभी हम वहाँ पर फेंग को देखते हैं जो एंशियंट गॉड की टॉम को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे देखकर वहाँ पर बाई यंग उसे रोक देती है और कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, अभी फेंग तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर तुम इन एंशियंट गॉड्स की टॉम्स को रिफाइन करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी फोनिक्स पावर्स को अपग्रेड करना होगा। अब तक तुम्हारी फोनिक्स पावर इतनी ज्यादा अपग्रेडेबल नहीं है कि तुम इन टॉम्स की सोल को रिफाइन कर सको। वह सारी बातें कहकर वहाँ पर हम बाई को देखते हैं जो एक 9 पाथ निर्वाणा टेक्निक को निकाल कर वहाँ पर फेंग को दे देती है और कहने लगती है कि फेंग चलो इसकी मदद से तुम किसी भी टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इन हेवनली गॉड का सामना करने से पहले फ्यूजन फायर, हेवनली फायर और रियल फायर इन सब को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना होगा ताकि तुम इन टॉम की सोल्स को रिफाइन कर सको। कहते ही वहाँ पर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फेंग को रियल वर्ल्ड में पाते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर कहने लगता है कि अब ये सारी की सारी फायर्स मुझे कहाँ से मिलेंगी, लेकिन जिस दिन ये तीनों फायर मुझे मिल गई तो मैं उन सारी टॉम की सोल्स को रिफाइन कर लूंगा और इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो खुश होते हुए कहता है कि फ्यूजन फायर तो मुझे टियानयू माउंटेन्स में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक स्वॉर्ड और पैटर्न चाहिए होगा। ये कहते ही वो वहाँ पर किन्जी पवेलियन जाता है और अगले ही सीन में हमें किन्जी पवेलियन का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही अंदर जाता है उसे एक पैटर्न तो मिल जाता है, लेकिन उसी के साथ वहाँ पर उसी शॉपकीपर सामने की और एक बर्निंग फायर भी दिखाती है, जिस बर्निंग फायर को देखकर वहाँ पर फेंग का दिल काफी ज्यादा ललचा रहा होता है उसे लेने के लिए और तभी वो देखता है कि स्वॉर्ड की फायर पावर तो एक्टिवेटेड है लेकिन ये टूटी हुई है और फिर भी मुझे किसी भी हालत में इस स्वॉर्ड को लेना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को ले लेता है, लेकिन टूटे हुए होने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शॉपकीपर होती है वो फेंग को सिर्फ 1000 स्पिरिचुअल कॉइन्स की वो स्वॉर्ड दे देती है जो कि काफी ज्यादा सस्ती होती है दोस्तों। ये सब लेकर वहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा मेन लीड फेंग होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किन फैमिली के एक यंग मास्टर की एंट्री होती है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर जो किन फैमिली है वो लिन फैमिली की काफी ज्यादा ही पुरानी दुश्मन है और ये काफी ज्यादा ही खतरनाक फैमिली है। तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो वहाँ पर फेंग से कहने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे लिन फैमिली को बख्श दूं तो ये स्वॉर्ड मुझे दे दो वरना तुम लोगों के साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं जो फेंग होता है वो उस स्वॉर्ड को कसकर कहता है कि अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे ले लो, ऐसे गीदड़ों की तरह पीछे से क्या बात कर रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन फैमिली का यंग मास्टर जिसका नाम किन श्याओ होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो इस किन विलियन के बाहर एक अरीना है उसमें आकर मुझसे फाइट कर लो, अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जिस पर हम फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। कहते ही वो वहाँ पर अरीना की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम उस शॉपकीपर को देखते हैं जो वहाँ पर शॉपकीपर यंग लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं फेंग अब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा ही घाव है, तुम फाइट नहीं कर सकते। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर फेंग कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, इसने भी मुझे इसीलिए चैलेंज किया है कि इसने मेरे घाव देखे हैं वरना इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती। ये कहते ही अगले ही सीन में हमें उस फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं, जहाँ पर हम किन श्याओ को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल सोल जो कि एक ड्रैगन पैटर्न होता है उसे एक्टिवेट कर देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा मेन लीड फेंग वहाँ पर वो भी अपनी फिनिक्स मार्शल सोल की पावर
पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और एक्टिवेट करते ही उसे उन टूटी हुई स्वॉर्ड में डाल देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर किनशाओ जो होता है वो वहाँ फेंग को कोई भी मौका नहीं देने वाला होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो सीधा अटैक कर देता है। फेंग वहाँ पर उन अटैक्स को डॉज तो कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अटैक्स की वजह से वहाँ पर फेंग थोड़ा बहुत घायल भी हो जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है उसे इस घाव लगने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन फेंग यहाँ पर अपनी मार्शल सोल के बगैर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, उसके बगैर उसे कोई भी अटैक सही से परफॉर्म ही नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो वहाँ पर अपनी फीनिक्स मार्शल सोल को निकाल लेता है और सभी उसी फीनिक्स मार्शल सोल को देख लेते हैं आखिरकार, जो कि फेंग ने छुपा कर रखी हुई थी ताकि कोई भी उसे ना देख सके। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी फीनिक्स मार्शल सोल की वजह से वहाँ पर ना ही सिर्फ उस किनशाओ को हराता है बल्कि उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सारे सीन के बाद हम किनशाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो चुका था। लेकिन दोस्तों फेंग के इस कारनामे के बाद पूरी फैमिली अब लिन फैमिली का पीछा किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली थी। तभी हमें उस शॉपकीपर मिस जॉन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि अब किन फैमिली किसी भी हालत में इस लड़के को नहीं छोड़ेगी। और तभी वहाँ पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यंग लेडी उस एल्डर से कहती है कि प्लीज आप इस लड़के को छोड़कर आ जाएं, क्योंकि अगर इन फैमिली को पता चला तो वो उसे मारने यहाँ जरूर आएगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो एल्डर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि उस यंग लेडी ने कहा होता है, उसे उसके घर सही सलामत छोड़ आता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि किन फेंग अब और भी ज्यादा मुश्किल में फंस चुका था दोस्तों, क्योंकि अब उसके दुश्मन और भी ज्यादा हो गए थे। लिन फेंग अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और वहीं पर ही वो उस नाइन निर्वाणा पाथ टेक्निक का यूज करते हुए बर्निंग स्वॉर्ड की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसने वहाँ पर उस फायर को अपनी फिनिक्स फ्लेम के साथ मर्ज कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं जो लिन फेंग था उसने इस निर्वाणा फायर को भी अचीव कर लिया था। और तभी हम लिन फेंग को देखते हैं जो दोबारा से उस एंशिएंट कॉन्टिनेंटल पर आ जाता है ताकि वो उस एंशिएंट गॉड की सोल को हरा सके। और तभी हम देखते हैं कि वो लिन फेंग जैसे ही उस टॉम के ऊपर अटैक करता है और तभी वो टॉम की जो सोल होती है वो बाहर आ जाती है और एक ही अटैक का यूज करके वहाँ पर फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर फेंग ने भी ये ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में इस एंशिएंट गॉड की सोल को रिफाइन कर रहेगा। ये कहते ही वहाँ पर फेंग अपनी निर्वाणा पावर को अपनी मार्शल स्वॉर्ड के साथ मर्ज करते हुए फॉर्मेशन बनाकर सीधा वहाँ पर उस एंशिएंट गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। और इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर एंशिएंट गॉड जो कि अपने आप को एक हेवनली गॉड कह रहा था वो भी घबरा जाता है। लेकिन आखिरकार हम देखते हैं फेंग के अटैक से वो वहाँ पर पकड़ा जाता है और अपने आप को सरेंडर करके अपनी हेवनली गॉड की सोल को फेंग को दे देता है। लेकिन हम फेंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चालाक होता है, जो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी हिडन टेक्निक भी चाहिए अगर तुम यहाँ पर बचना चाहते हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि हेवनली गॉड वहाँ पर फेंग को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी फेंग वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर हेवनली गॉड मजबूर होकर फेंग को अपनी हिडन पावर्स भी दे देता है। और इस टेक्निक का नाम हेवनली सोल स्लैश है जो कि फेंग के आगे काफी ज्यादा काम आने वाली है। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग आता है और अपनी इन दोनों हॉर्स को जो उसे अभी अभी मिली थी उन्हें कल्टीवेट करना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो इनमें काफी ज्यादा पावरफुल हो सके और इनका यूज सही तरीके से कर सके। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो कल्टीवेशन कर रहा होता है तभी दूसरी तरफ लिन फैमिली के ऊपर किन फैमिली ने भी अटैक कर दिया हुआ होता है। और तभी जैसे ही पता चलता है वहाँ पर लिन फैमिली के लीडर को उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लिन फैमिली का लीडर कहने लगता है कि ये लड़का हमारे लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है, जल्दी से इसे पकड़ कर लाओ। ये कहते ही वो अपने डिसेबल्स को फेंग को पकड़ने का कहता है और तभी हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहाँ पर फेंग को पकड़ कर ला रहे होते हैं और वो पकड़ कर लाकर सीधा एल्डर के सामने ले आते हैं फेंग को और कहने लगते हैं कि ये लीडर जो टास्क आपने हमें दिया था हमने पूरा किया। जिस पर हम लीडर को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है और उसे फेंग बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा होता, जिस पर वो फेंग से कहने लगता है कि घटिया इंसान तुम कब सुधरोगे, तुम्हें तो हमारे लिए सिर्फ मुसीबत खड़ी करना आती है और कुछ भी नहीं। ये कहते ही वहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी उन्हें पता चलता है कि किन फैमिली यहाँ पर लिन के लिए आई है और सभी लोग वहाँ पर राजी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें लिन को किन फैमिली के हवाले कर देना चाहिए वरना किन फैमिली हमारे ऊपर अटैक कर देगी। ये कहते ही वहाँ पर सब लोग इस बात पर रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर जेंग की एंट्री होती है और जैसे ही मास्टर जेंग वहाँ पर आता है उसे इस सारी सिचुएशन के बारे में पता चलता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने पहले भी ऐसा किया है और मैंने तुम्हें काफी दफा छोड़ दिया है लेकिन
इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले मुझे उस किन फैमिली से लिमिट लेने दो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो फेंग का हाथ पकड़ के उस किन फैमिली के सामने चला जाता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर किन फैमिली के सामने आते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि लियो फैमिली भी उनके साथ होती है, क्योंकि किन फैमिली के लीडर का सन इन लॉ लियो फैमिली का एक यंग मास्टर होता है। तभी सामने की तरफ हम मिस्टर किन को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है और कहने लगता है कि मिस्टर जेंग तुम सामने से हट जाओ और फेंग को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि यहाँ पर लियो फैमिली और किन फैमिली दोनों ही आई हुई हैं और अगर तुमने जरा सी भी टेलिएट करने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना ही कहने की देर होती है और तभी हम मिस्टर जेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये तुम्हारी भूल है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जेंग घबराया हुआ काफी होता है, जिस पर मिस्टर किन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी हवा निकल गई है, हम दोनों पावरफुल फैमिलीज को इकट्ठा देख, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ऑफर लाया हूँ। अगर तुम ऑफर को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे पोते को यहाँ से जाने दे सकता हूँ। तुम लोगों के पास जो मार्शल ऑर्डर है वो मुझे दे दो और अगर तुमने वो ऑर्डर मुझे दे दिया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिस पर हम मिस्टर जेंग को देखते हैं जो उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि उस मार्शल ऑर्डर के बारे में सोचना भी मत। कहते ही मिस्टर जेंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वहीं पर ही वो अपनी ग्रीन फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लेता है और वहाँ पर वो एक जायंट सोल को भी एक्टिवेट कर देता है और मास्टर किन के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर किन उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है और अपना अटैक परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर जेंग का अटैक होता है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, इसलिए मिस्टर किन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि दो डिसेबल्स काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, वो अपने मास्टर किन को वहाँ से उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो ये सोचने लग जाता है कि अब ये मैटर और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि अब किन फैमिली के साथ साथ लियो फैमिली भी किसी वक्त भी मौका देखकर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होगी, क्योंकि आज उनकी यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। और तभी वहाँ पर हम लिन फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि आज की फाइट के बाद वहाँ पर जो ग्रैंडफादर है उनकी हालत और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, जो किसी भी हालत में उनकी पावर और उनकी सोल को ठीक करना होगा, लेकिन मुझे उसके लिए एक एल्केमिस्ट की टॉम ढूंढनी होगी ताकि मैं उसकी सोल को रिफाइन करके अपने ग्रैंडफादर और सुबह को ठीक कर सकूं। सोचते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन फेंग होता है वो एंशिएंट टॉम कॉन्टिनेंट में दोबारा से पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर आखिरकार एंशिएंट गॉड की टॉम मिल जाती है जो कि एक एल्केमिस्ट की सोल होती है और तभी वो उस सोल को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जो सोल होती है वो मास्टर जाओ नामी गॉड की होती है, जिसकी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उस सोल को रिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन फेंग होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और आखिरकार वो उस सोल को रिफाइन कर ही लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोस्तों जो लिन फेंग होता है इस सोल को रिफाइन करने के बाद अब उसके अंदर पूरी की पूरी पिल और एक एल्केमिस्ट की नॉलेज भी आ चुकी थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लिन फेंग को प्रेजेंट में देखते हैं जो कहने लगता है कि अब मेरे पास एल्केमिस्ट की सारी पावर्स है, लेकिन मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जो कि किसी भी एलेक्सर्स को बनाने में मेरी मदद करेंगे और मैं एलेक्सर और पिल में बनाकर ग्रैंडफा और सुबह को दे दूंगा, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को दोबारा से पावरफुल पाएंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लिन फेंग के अंकल को देखते हैं, जहाँ लिन फेंग भी उसके साथ खड़ा हुआ होता है और लिन फेंग का अंकल कह रहा होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गॉड और काफी ज्यादा टायर पेयर होने वाले हैं, तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हालत में मिस नहीं करना होगा। लेकिन तभी अगले सीन में हमें दोबारा से लिन फेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर सुबह के काफी ज्यादा करीब आ गया था और अपनी पेन से वहाँ बाकी बॉडी के ऊपर कुछ पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि उन टीयर्स को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर सुबह और ग्रैंडफादर की बॉडी को रिकवर कराना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह काफी ज्यादा बेहतर फील कर रही होती है, क्योंकि अब वो किसी भी तरीके से अपनी बॉडी के पॉइजन को कंट्रोल करने लग जाती है और अब वो अपनी आगे की कल्टीवेशन को भी कंटिन्यू कर सकती थी। ये देखकर वहाँ पर सुबह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी में वो वहीं पर ही फेंग को गले लगाकर कहती है कि फेंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो उसे एक सुप्रीम टेक्निक देता है और कहने लगता है कि मैं टियान माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हें इस टेक्निक को देकर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वापस आऊंगा तुम्हें इस टेक्निक को अच्छी तरीके से सीख लेना है। ये तुम्हारे और ग्रैंडफादर फैंस के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है, क्योंकि मेरा नहीं पता कि मैं उस माउंटेन से वापस आऊंगा या नहीं। फेंग को दिखाया जाता है जो कि न्यू माउंटेन के लिए निकल चुका होता है। जहाँ वो जा रहा होता है वहाँ पर उसे काफी ज्यादा सेक्ट के लोग नजर आते हैं और वो कहने लगता है यहाँ पर तो काफी सेक्ट के यंग मास्टर्स आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग उन सबको इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। वहाँ पर कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने लग जाता है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर को ठीक कर सके। तभी दोस्तों वहाँ पर एक स्पेस बीस्ट अपीयर
अपेयर होता है जो कि उस टेम्पल का गार्डियन होता है दोस्तों। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके सामने एक और बीस्ट आ जाता है जिस पर एक लड़की जिसका नाम किन्यू होता है वो बैठी भी होती है और उन दोनों की वहाँ पर ना किसी बात की ही फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि उनकी फाइट से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फेंग भी इस ब्लास्ट को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट के बाद अचानक सब शांत हो जाता है और फेंग भी आगे बढ़ जाता है। वहीं पर ही हम फेंग को देखते हैं जो उन हर्ब्स को कलेक्ट करने लग जाता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग उन हर्ब्स को कलेक्ट कर पाता उससे पहले उसकी नजर वहाँ पर किंग पर पड़ती है। सेकिन फैमिली के कुछ लोगों ने वहाँ पर टीयर्स की लालच में घेर के रखा हुआ था। वहीं पर ही हम फेंग को देखते हैं जो किंग की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उन सबको कहता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन वहाँ पर जो यंग मास्टर और डिसाइपल्स खड़े हुए होते हैं वो फेंग के ऊपर हंसकर कहने लगते हैं कि तुम्हें तो हम एक झटके में मार देंगे, तुम्हारी सोल वैसे ही डिस्ट्रॉय हुई हुई है, इसके साथ तुम्हारी जान भी चली जाएगी, तो हमारा रास्ता साफ करो और यहाँ से चले जाओ। बात सुनते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो उनका जवाब नहीं देता और अपनी इंटरनल फायर स्वॉर्ड निकाल के वहाँ पर एक ही झटके में उन लोग को खत्म कर देता है और किनक्यू को उठाकर साइड में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किनक्यू की बॉडी को देखने लग जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा घायल होती है। तभी वो उसके जख्मों को ठीक करने लग जाता है और ठीक करते ही वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है जहाँ हम देखते हैं कि किनक्यू को आखिरकार होश आ जाता है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो कहने लगती है कि मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सी जगह है। वहीं पर ही वो देखती है कि उसके कपड़े भी बदले हुए हैं जहाँ पर वो समझ जाती है कि फेंग ने उसका कोई ना कोई गलत फायदा उठाया है। तभी हम देखते हैं फेंग आगे बढ़ रहा होता है जहाँ किनक्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। किनक्यू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, जिस पर फेंग कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी बॉडी को हील करने के लिए किया है वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम किनक्यू को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो फेंग की कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सीधा फेंग के ऊपर अटैक कर देती है और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं फेंग अपनी दोनों स्वॉर्ड पावर्स को मर्ज करते हुए सीधा किनक्यू के ऊपर अटैक कर देता है और किनक्यू भी उस अटैक को नहीं संभाल पा रही होती। यहाँ पर फेंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं पर ही किनक्यू भी समझ जाती है कि ये कोई बुरा लड़का नहीं और वो वहाँ से जाते वक्त फेंग को कहती है कि मैं आज से 7 साल बाद यहीं पर ही आऊंगी और तुमसे जरूर लूंगी चाहे तुम कहीं पर भी हो। जिस पर हम फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि 7 साल बाद तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और किनक्यू वहाँ से आगे जाकर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करती है और वहीं पर ही हम देखते हैं फेंग को जो एक पिल खाकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। वहाँ हम देखते हैं जो फेंग होता है वो अपनी मार्शल सोल को कंडेंस कर रहा होता है और अचानक से ही उसकी सोल अपेयर हो जाती है। उसकी सोल जैसे ही अपेयर हुई उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी जहाँ पर हम किनक्यू को देखती है जिसकी कल्टीवेशन बीच में ही स्टॉप हो जाती है इतनी ज्यादा एनर्जी ऑरा को फील करके। और तभी हम किनक्यू को देखते हैं जो कहने लगती है कि इस लड़के का फ्यूचर तो काफी ज्यादा ब्राइट है। तभी हम भी उस मार्शल सोल को देखते हैं जो कि अपेयर हो जाती है और वो काफी ज्यादा वर्फुल सोल होती है पिछली सोल से भी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो काफी ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। लेकिन वहीं पर ही हमें किनक्यू को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि फेंग तुम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, तुम्हें बस फोकस करना है, जल्दी से इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलने के बाद वहाँ पर जो फेंग होता है वो उस मार्शल सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल होता है और वहीं पर ही उन दोनों की भी दोस्तों दोस्ती हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फेंग काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, उसको मोटिवेट करने वाली किनक्यू ही थी। दोस्ती होने के बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर उन टायर्स ऑफ गॉड को मिलकर ढूंढने के लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन वहाँ पर हम दोस्तों आपको बताते चलें कि जो लिन फेंग आया हुआ होता है वो सिर्फ एक हाई लेवल की हर्बल्स को ढूंढने आया होता है और उसे उन टायर्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों आगे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक पाइथन ड्रैगन मिल जाता है। तभी वो दोनों पाइथन एंड ड्रैगन दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं वहाँ पर और तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो सीधा अटैक करता है वहाँ पर फेंग के ऊपर जिसकी वजह से फेंग काफी ज्यादा ही घायल हो जाता है और वहीं पर ही किनक्यू अकेले ही फाइट करना स्टार्ट कर देती और कहने लगती है कि फेंग तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें देख लूंगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर फाइट हुई थी किनक्यू की और फेंग की, उसकी वजह से किनक्यू भी अभी तक अपने घाव को हील नहीं कर पाई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी फाइट में कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिन फेंग ये समझ जाता है कि हम हार जाएंगे, मुझे जल्दी से किसी न किसी टॉम की सोल को रिफाइन करना होगा ताकि मैं पावरफुल बन सकूं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं फेंग टॉम की सोल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और वो इस टॉम की सोल को भी रिफाइन कर देता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब जैसे ही वो हवा में देखता है वो समझ जाता है कि किनक्यू काफी ज्यादा घायल हो गई है। ये कहते ही वो वहाँ पर अपना अटैक भी परफॉर्म कर देता है किनक्यू को बचाने के लिए। वहीं पर ही हम देखते हैं फेंग जैसे ही अपनी पूरी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, वो उस मार्शल ऑर्डर पावर और अपनी उस गॉड पावर को मर्ज करके जैसे ही उन दोनों बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, वो उन दोनों बीस्ट को डिस्ट्रॉय तो कर लेता है लेकिन खुद भी बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर किनक्यू भी भाग कर आती है और फेंग को पकड़ लेती है, जहाँ वो फेंग से कहने लगती है कि फेंग तुम ठीक हो या नहीं, जिस पर फेंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और वो उसे हील करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पर ही उसे एक लविंग पिल भी दे देती है। और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो भी पर्सन उस लविंग पिल को खाएगा, जिसके हाथों से खाएगा, उसको उसी से प्यार हो जाएगा। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो फेंग होता है उसे यहाँ पर प्यार हो चुका है किनक्यू से, और किनक्यू ने ये जानबूझकर ही पिल फेंग को खिलाई हुई होती है ताकि वो इसे पसंद करने लग जाए। वहीं पर ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो किनक्यू होती है वो कहने लगती है कि फेंग आज के बाद हम 2 साल बाद मिलेंगे और यहीं पर ही मिलेंगे, या जहाँ भी मिले मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी, मुझसे मिलने जरूर आना। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और हमें फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग आगे बढ़ता है और वहीं पर ही उसे भाई की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ भाई कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी किसी भी सोल को दोबारा से कंडेंस करना होगा और अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, आगे काफी ज्यादा कठिन चुनौतियां तुम्हारे लिए आने वाली हैं। ये कहते ही वो अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर उसके सामने लुओ फैमिली के ज़ाओतियान आ जाते हैं, जिसके साथ कुछ किन फैमिली के भी मेंबर्स होते हैं और वहीं पर उसके साथ मिंग भी होती है, जहाँ पर मिंग ज़ाओतियान से कहने लगती है कि उसने हमारी फैमिलीज के ऊपर अटैक किया है। और ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो ज़ाओतियान को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने लग जाती है और फेंग को काफी ज्यादा बुरा भला कहती है। वहीं पर ही हम देखते हैं जो पीछे खड़ा डिसाइपल होता है वो वहाँ फेंग के मार्शल ऑर्डर के बारे में भी बता देता है ज़ाओतियान को, जिस पर ज़ाओतियान का दिल ललचाने लग जाता है और वो कहता है कि अगर वो मार्शल ऑर्डर मुझे मिल गया तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, मुझे इस लड़के को हराना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो ज़ाओतियान होता है वो कहने लगता है कि अगर फेंग तुमने बचना है तो तुम्हें अपना वो मार्शल ऑर्डर हमें देना ही होगा, अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर वहाँ जो फेंग होता है वो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि मार्शल ऑर्डर के बारे में सोचना भी मत, जिस पर वहाँ ज़ाओतियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर दे देता है और कहता है कि आगे बढ़ो और इसे खत्म कर डालो। कहते ही वहाँ पर वो अपनी सोल पावर एक्टिवेट कर देता है फेंग, और फेंग की सोल पावर जैसे ही एक्टिवेट होती है वो वहीं पर ही अटैक कर देता है उन डिसाइपल्स के ऊपर जिसे ज़ाओतियान ने भेजा होता है। वो उन डिसाइपल को खत्म कर देता है और यहीं पर ही हमें ज़ाओतियान को दिखाया जाता है जो अपनी फॉर्मेशन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर सीधा अटैक कर देता है फेंग के, और उसी के साथ साथ वो अपने साथियों की भी सारी पावर्स को अपनी बॉडी में मर्ज कर देता है, जिसे देखकर फेंग भी चौंक जाता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। देखते ही देखते वो दोस्तों वहाँ पर अपने एक स्पिरिचुअल हैंड की मदद से वहाँ पर फेंग के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर ग्रेविटी का भी काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है फेंग के ऊपर, जिसे फेंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी फेंग सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर जिंदा बचना है तो मुझे स्प्रिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना ही होगा। ये कहते ही वो अपनी स्प्रिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके ज़ाओतियान के स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक दोस्तों इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस अटैक से ज़ाओतियान के उस स्पिरिचुअल हैंड की और ज़ाओतियान की खुद की और उसके साथियों की हालत काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर को इकट्ठा यूज करने की वजह से फेंग की अपनी हालत भी टाइट हो चुकी थी। इसी पोजीशन को देखते हुए वहाँ पर ज़ाओतियान ये फैसला करता है कि हमें फेंग के ऊपर दोबारा अटैक करना चाहिए। ये कहते ही वो अपने कुछ साथियों के समेत सीधा फेंग की तरफ बढ़ता है फेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फेंग होता है वो ये समझ जाता है कि अब वो फाइट नहीं कर सकेगा, उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा, और ये कहते ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन काफी ज्यादा आगे आने के बाद उसे एक जगह पर रुकना ही होता है, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है वहाँ पर हर तरफ लावा ही लावा होता है। वहीं पर ही बिना किसी वक्त को जाया करते हुए ज़ाओतियान और उसके साथी लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी लिन फेंग ये फैसला करता है कि मुझे अपने आप को इस लावा में फेंक देना चाहिए, इसके तो में आने से अच्छा है। ये कहते ही वो अपने को उस लावा की तरफ फेंक देता है। लेकिन वहाँ पर हमें ज़ाओतियान को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसे पता नहीं क्यों एक सेंस आ रही होती है कि फेंग अभी तक इस लावा में नहीं गिरा है, वो कहीं छुप गया है। लेकिन तभी वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा नीचे आ गया था लावा के करीब। लेकिन तभी उसे बाई की वॉइस सुनाई देती है जो उसे नाइन्थ निर्वाणा टेक्निक को बैठकर कल्टीवेट करने का कहती है, और वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करता है और उस टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस सारे
प्रोसेस में वहाँ पर फेंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। एक समय तो ये पेन इतना ज्यादा बढ़ चुका था, जो फेंग होता है वो बेहोश होने वाला होता है। तभी लिन फेंग को वहाँ पर सुबह और अपने ग्रैंडफादर की याद आती है, जहाँ वो कहने लगता है कि अगर यहाँ मैंने हार मान ली तो वो दोनों भी मारे जाएंगे, तो मुझे किसी भी हालत में उनके लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा। बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उस लावा को अपनी उस फ्लेम फायर से मर्ज करने लगा था। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो इस सारे प्रोसेस में कामयाब भी हो गया था। देखकर वहाँ पर बाई यंग कहने लगती है कि जल्दी से फेंग अपनी उस फिनिक्स मार्शल सोल को भी कंडेंस कर लो। ये कहते ही वहाँ पर जो फेंग होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। जैसे ही वो उस फिनिक्स मार्शल सोल को कंडेंस करता है, वहाँ पर जो उसकी फिनिक्स मार्शल सोल होती है उसका कलर पूरे तरीके से चेंज हो चुका था, जिस पर वहाँ फेंग भी हैरान होता है। लेकिन तभी बाई उसे बताती है कि तुमने 9th में निर्वाणा टेक्निक को भी पार कर लिया है, इसीलिए तुम्हारी फिनिक्स मार्शल सोल भी रियल फॉर्म में आ गई है। यंग की ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो फेंग होता है वो अपनी बॉडी को फिनिक्स मार्शल सोल के साथ मर्ज कर लेता है। लेकिन ये बात कहते ही वहाँ पर बाई यंग कहने लगती है कि फेंग मुझे यहाँ पर कोई ना कोई पावरफुल ट्रेजर फील हो रहा है, तुम्हें आगे जाकर देखना चाहिए। वहाँ पर फेंग बिल्कुल वैसा ही करता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक पावरफुल ट्रेजर और वहीं पर ही उसे एक स्वॉर्ड भी नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा ही चमक रही होती है। उस हेवनली ट्री को भी देखकर वहाँ पर फेंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो उस हेवनली ट्री की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी सोल पावर को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लेगा। कहते ही वो वहाँ पर उस कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो टेक्निक होती है वो सेकंड लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी सोल को कंडेंस करने ही वाला होता है। वहीं पर ही उस स्पिरिट बीस्ट की भी एंट्री हो जाती है, जहाँ वो स्पिरिट बीस्ट कहने लगता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन फेंग उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो वही स्पिरिट बीस्ट है जिसकी किनक्यू के साथ फाइट हुई थी। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि जो स्पिरिट बीस्ट है वो उन दोनों हेवनली ट्रेजर्स की रक्षा कर रहा था। लेकिन जो फाइट किनक्यू के साथ हुई थी उसके बाद ये हेवनली बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वहाँ पर वो किसी ऐसी मार्शल सोल को ढूंढ रहा था जिसकी मार्शल सोल पे वो कब्जा करके अपने आप को दोबारा से रिकवर कर सके। और जैसे ही उसकी नजर फेंग पर पड़ती है वो समझ जाता है कि इसके पास तो 2 स्पिरिट मार्शल सोल्स हैं, और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे इसकी सोल लेनी होगी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि फेंग होता है वो भी ये समझ जाता है कि इस स्पिरिट बीस्ट के कोई इरादे अच्छे नहीं लग रहे, ये मुझे मारकर मेरी सोल और मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। ये सारे सीन के चलते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं, जिसे एक आइडिया आता है और वो वहाँ पर उस स्पिरिट बीस्ट को अपने और भी ज्यादा करीब आने देता है। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पर उस फेंग की बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो वहाँ पर उस एशियन टॉम गॉड के कॉन्टिनेंट में आ गया था। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो उस बीस्ट के रेजिस्टेंट एंशिएंट बीस्ट को वहाँ पर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा खुश होने लगता है। जिसे देखकर वहाँ फेंग ये समझ जाता है कि अब ये मेरे जाल में फंस गया है। अपने असिस्टेंट से मिलकर वहाँ पर जो ईगल स्पिरिट होती है वो काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है। लेकिन तभी हम वहाँ पर फेंग को देखते हैं जो उस असिस्टेंट बीस्ट को मारते ही उसे एक टॉम के अंदर कैद कर देता है। जिस सारे सीन को वहाँ पर वो स्पिरिट ईगल बीस्ट देख रहा होता है, और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फेंग उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ता है, जहाँ वो उसके इर्द गिर्द एक स्पेस वॉल बना देता है, और स्पेस वॉल से फायर निकल रही होती है और वो आग काफी ज्यादा ही खतरनाक होती है। जिसे देखकर वहाँ पर वो भी समझ जाता है कि अब ये लड़का मुझे भी खत्म कर डालेगा, तो मुझे इसकी बात माननी होगी किसी तरीके से भी। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर फेंग से मिन्नतें करने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी जिंदगी गुलामी करने के लिए भी तैयार हूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो ये बात काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाता है और उसे ये पसंद भी आती है, जहाँ वो कहता है कि तुम्हारी जरूरत मुझे आगे काफी ज्यादा पड़ेगी। और ये कहते ही वो लोग दोबारा से उस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहीं पर ही हमें पता चलता है कि जो फेंग होता है उसने उस स्पिरिट बीस्ट का नाम किंग कियान रख दिया था। सारे सीन के बाद वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो दोबारा से उस कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और उस हेवनली ट्री की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ आखिरकार वो सारी हेवनली पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि उस ट्री के अंदर होती है। वहीं पर ही उसने अपनी सोल को भी काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया था, और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी सोल पावर को और अपनी सोल मार्शल सोल के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड मार्शल सोल और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी।
इनके उसका पैटर्न भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और तभी हम वहाँ पर ओनिक्स को देखते हैं जो फेंग को उठाकर ले जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें मास्टर टियान को दिखाया जाता है जिसे आयरन सेट के लोगों ने घेर के रखा हुआ था। वहीं पर ही हम मास्टर यंग को भी देखते हैं जहाँ पर मास्टर यंग काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और वहाँ पर हम युआन को भी देखते हैं जिससे वो स्प्रिट फ्लावर मांग रहा होता है वो आयरन सेट का पर्सन, जिस पर युआन उसे साफ साफ मना कर देती है और वो मन ही मन में सोचने लगती है कि इसे मैंने किसी भी हालत में उस आयरन फ्लावर को नहीं देना क्योंकि उससे मुझे अपनी बहन की बॉडी को दोबारा से ठीक करना है। ये देखकर वहाँ पर जो आयरन सेट का एक लीडर होता है उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है और सीधा मिस जून के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे कौन बचाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे हीरो फेंग की एंट्री होती है जहाँ पर वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सामने आता है और कहता है कि मैं बचाऊंगा इन्हें। वहीं पर दूसरी तरफ हमें मिस जून को दिखाया जाता है जो फेंग को आता देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन आयरन सेट का वो लीडर फेंग को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहने लगता है कि अगर फेंग तुम जिंदा सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, उससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। वैसे भी तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी लिन फैमिली को जाकर बचाना होगा क्योंकि वो फैमिली ने लिन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है और कुछ ही देर में वो पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो जो तुमसे रिलेट करता है उन सबको वो लोग आज खत्म कर डालेंगे। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो सीधा मिस जून की तरफ देखता है और कंफर्म करने लगता है कि ये न्यूज सच है या फेक है, जिस पर हम मिस जून को देखते हैं जो में अपना सर हिलाती है और कहती है कि हाँ ये मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मिस जून की ये बात सुनते ही वहाँ पर फेंग भी समझ जाता है कि अब उसके पास और ज्यादा समय नहीं है, जो भी उसे करना होगा वो जल्दी करना होगा। ये कहते ही वो अपनी उस मार्शल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा ही बड़ी स्वॉर्ड निकाल लेता है जिसे आयरन सेट के पर्सन और मास्टर्स देखकर काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। लेकिन हम फेंग को देखते हैं जो उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं खाता और सीधा उन पर अपनी उस जायंट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिस पर एक ही झटके में हम देखते हैं कि आयरन सेट के लीडर्स डिसाइबल वहीं पर ही घायल हो जाते हैं काफी बुरे तरीके से। वहीं पर ही हम मास्टर यंग को भी देखते हैं जो कहने लगता है कि ये लड़का तो हेवनली मार्शल रिलम में भी पहुंच चुका है। इस लड़के ने इतने ज्यादा कम समय में अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया, मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। वहीं पर ही हम मिस जून को भी देखते हैं जो आगे आती है और फेंग से कहने लगती है कि फेंग तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं एहसान के बदले तुम्हें जल्दी से घर छोड़ सकती हूँ। जिस पर फेंग बिना कुछ सोचे ही वहाँ पर एग्री कर जाता है और कहने लगता है कि हाँ मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा, मुझे उस लुओ फैमिली से अपनी लेन फैमिली को बचाना ही होगा। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें लुओ फैमिली और वहीं पर ही किन फैमिली को दिखाया जाता है जो दोनों फैमिली कंबाइन होकर लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गई होती है। लेकिन वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है मास्टर जोहाओ जो उन दोनों फैमिलीज के अटैक को रोकने के लिए वहां मैदान में आ चुका होता है और कहने लगता है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसको खत्म कर डालूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैमिली का मास्टर होता है मास्टर लुओ, वो कहने लगता है कि देखो जेंग, यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं चाहता, बस मुझे वो मार्शल ऑर्डर दे दो। जिस पर वहाँ जो जेंग होता है वो साफ मना कर देता है और इस बात को सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर लुओ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उल्टा उसे ही हरा देता है। जो मास्टर जेंग होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी इस अटैक के बाद। तभी हमें सुबह को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए अंदर से भागकर आ रही होती है। लेकिन तभी लेडी मिंग उससे कहने लगती है कि सुबह देखो, इस फाइट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा ब्रदर पहले ही मर गया है और अब तुम्हारे ग्रैंडफादर की बारी, अगर इनके बीच में तुम भी आई तो तुम भी यहाँ पर मारी जाओगी, इससे बेहतर यही है कि तुम वहीं अंदर कमरे में चली जाओ। लेकिन तभी हम सुबह को देखते हैं जो वहीं पर ही अपनी भाई के मौत का सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अंदर नहीं जा रही होती और तभी जुआ वहाँ पर ऑर्डर देता है डिसेबल्स को कि इसे भी खत्म कर डालो। लेकिन तभी सुबह वहाँ पर अपनी मार्शल सोल को एक्टिव कर देती है और काफी ज्यादा ही गुस्से में लग रही होती है, जहाँ वो कहने लगती है कि तुम लोगों ने हमें कभी भी सही तरीके से जीने ही नहीं दिया, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा है, आज मैं उसका बदला तुम लोगों से लेकर ही रहूंगी। वहीं पर ही हम देखते हैं जो सुबह होती है उसकी बॉडी से एक पॉइजन एनर्जी निकल रही होती है, जिस एनर्जी की वजह से वहाँ पर जितने भी डिसेबल सुबह के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए होते हैं वो उन्हें एक ही झटके में मारती चली जाती है। और वहीं पर ही हम मास्टर लुओ को देखते हैं जो इस अटैक को देखने के बाद कहने लगता है कि आखिर ये कमजोर सी लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। ये कहते ही वो वहाँ पर खुद ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर जो सुबह होती है वो अपने एक ही अटैक से उस मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो मास्टर लुओ होता है वो अभी भी हार नहीं मानता और वो देखता
है कि वहाँ जो सुबह की सोल है वो अवेकन है और ये लड़की अब गुस्से में है, हमें इसके इमोशन से काम लेना होगा। कहते ही वहाँ पर हमें सुबह को दिखाया जाता है जो और भी गुस्से में आ चुकी थी और कहने लगती है कि आज मैं अपने भाई का बदला तुम लोगों से लेकर ही रहूंगी। लेकिन वहाँ पर जो मास्टर लुओ होता है वो लगातार एक के बाद एक अटैक करता चला जाता है ताकि वो बाकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। और तभी हम देखते हैं कि सुबह की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती क्योंकि उसकी बॉडी में वो पॉइजन होता है जिससे अंदर ही अंदर से खा रहा होता है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ती चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर मास्टर लुओ उसे अपने एक अटैक से हरा देता है। मास्टर लुओ इस बात को समझ चुका था कि ये लड़की आगे जाकर मेरे लिए काफी ज्यादा खतरे खड़ा कर सकती है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। घायल होने की वजह से भी इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रही थी, तो अगर ये ठीक होती तो ये कैसे अटैक करती, इसीलिए वो बिना वक्त को जाया करे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड फैंग की एंट्री होती है। तभी वहाँ पर वो आते ही अपनी फिनिक्स मार्शल टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर लुओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैमिली और किन फैमिली जो कि फैंग को मरा हुआ समझ रही थी, वो सारे सीन को देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुकी थी फैंग से। लेकिन तभी फैंग वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वहीं पर ही हम फैंग को देखते हैं जो दोबारा से उस जायंट गॉड को और उसके साथ साथ इस बार अपनी मार्शल सोल को दोनों को अवेकन कर देता है। और जैसे ही वो अवेकन करता है वो सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर किन फैमिली और लुओ फैमिली के ऊपर, जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों फैमिलीज वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ मास्टर लुओ होता है वो समझ जाता है कि ये जो फैंग है ये हार नहीं मानने वाला, मुझे किसी भी हालत में इसके अटैक को यहीं पर ही डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहते ही वो अपने काफी ज्यादा अटैक परफॉर्म करता है, लेकिन जो फैंग का अटैक होता है वो उन सब अटैक को डिस्ट्रॉय करते आगे चला जाता है और वो अटैक जाकर सीधा मास्टर लुओ को हिट कर जाता है और मास्टर लुओ की हालत खराब हो जाती है। तभी हमें नीचे की तरफ जाओ त्यान को भी दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर मिस्टर जेंग के ऊपर रख देता है और कहने लगता है कि देखो फैंग, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को यहीं पर ही खत्म कर डालूंगा, अब आगे तुम्हारी मर्जी। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ जो फैंग होता है वो सोचने के बाद वहाँ अपनी एक ऐसी स्पेस टेक्निक का यूज करता है जिस पर वहाँ पर वो बुरी की बुरी किन फैमिली और वहीं पर ही हम देखते हैं लुओ फैमिली को खत्म कर डालता है। लेकिन वहाँ पर वो मिंग को और जाओ त्यान को कहने लगता है कि तुम लोग को मैं इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। ये कहते ही वो उन दोनों को उस टॉम ऑफ गॉड के कॉन्टिनेंट में ले जाता है और वहीं पर ही दोनों को अलग अलग टॉम के साथ बांध देता है। तभी फैंग नीचे आता है और अपने ग्रैंडफादर के पास बैठता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर सुबह को देखता है जिसे अभी तक होश नहीं आया होता और वो बेहोश होती है। तभी फैंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर की एंट्री होती है जो फैंग को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था उससे और वो फैंग के करीब जाता है, जहाँ पर फैंग भी उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ, मैंने तुम्हारी इस सारी फाइट को स्पेक्टेट किया है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो, मैं तुम्हें अपने इस डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन देता हूँ, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करोगे या नहीं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो फैंग होता है वो काफी ज्यादा सोचने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर मास्टर जेंग की भाई यंग उसे फोर्स करते हैं कि इसे ज्वाइन कर लो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उस डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए हामी भर लेता है और तभी वो मास्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फादर को भी जानता हूँ और मैंने तुम्हारे फादर को भी देखा है, वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस तरह की टेक्निक यूज कर रहे थे मुझे लगा कि तुम उस किंग तियान के बेटे हो। बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ जो मास्टर डिवाइन सेक्ट से आया होता है उसका नाम जियान होता है। तभी मास्टर जियान कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं तुमसे 2 महीने बाद जरूर मिलूंगा। ये कहते ही उसे एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है जिस पर वो उसे एक टोकन दे देता है और कहने लगता है कि ये टोकन अगर 2 महीने बाद में नहीं आया तो तुम उस डिवाइन सेक्ट में टोकन को ले जाना, वो तुम्हें बिना किसी इंट्रेंस टेस्ट के रख लेंगे डिवाइन सेक्ट में। कहते ही मास्टर जियान वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जियान का कोई शख्स पीछा कर रहा था और दोस्तों आगे जाकर हमें पता चलेगा कि ये शख्स कौन था। तभी हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वहाँ पर अपने उन पैटर्न्स का यूज करके उस पॉइजन को निकालना स्टार्ट कर देता है सुबह की बॉडी से, लेकिन वो पॉइजन कम नहीं हो रहा था, उल्टा बढ़ता चला जा रहा था। जिस पर वहाँ मिस जून जो होती है वो फैंग के पास आकर कहने लगती है कि हमारी बहन की बॉडी में कोई आम पॉइजन नहीं बल्कि एक डिवाइन पॉइजन है, वो डिवाइन पॉइजन सिर्फ वाटर ऑफ लाइफ की मदद से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ टियांशी वैली में ही मिलेगा और टियांशी वैली में जाने के लिए गॉड ऑफ टेम्पल की जरूरत पड़ती है। इस पर वहाँ हम देखते हैं कि मिस जून कहने लगती है कि उस टोकन की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें वो टोकन ला कर दूंगी। तभी मिस जून वहाँ पर फैंग को अपने अंकल के पास ले आती है जहाँ पर टियांशी वैली के अंदर जाने वाला टोकन उसके अंकल के पास होता है। तभी वो लोग अपने अंकल के मेंशन पर जाते हैं।
अंकल के पास आ गई थी, जहाँ उनका अंकल भी रेडी हो गया था और कहने लगता है कि आज से 3 दिन बाद हम जंक्शन सिटी जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें बताया जाता है कि जो उस वैली का पोर्टल ओपन होने वाला है उसे अब 3 दिन बाकी रह गए हैं। 3 दिन बाद वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोस्तों हमें बताया जाता है कि जो लुओ फैमिली होती है उसे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि फेंग जंक्शन वैली की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने भी प्लान बना लिया था कि फेंग को जंक्शन वैली से जाने से पहले ही उसे मार डालेंगे, उसे जंक्शन वैली पहुंचने ही नहीं देंगे। और वो कह रहे थे कि फेंग जंक्शन वैली पहुंच भी जाता है और उसने उस वाटर ऑफ लाइफ को हासिल कर भी लिया, तो हम उससे छीन के उस वाटर ऑफ लाइफ को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। वहीं पे ही हमें मिस जून के अंकल को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो मिस जुआन का भाई जो सामने की तरफ लेटा हुआ होता है वो काफी ज्यादा ही घायल होता है, उसे ठीक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करता है, जहां हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी जो बॉडी पर आइस जमी हुई होती है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ता, जिस पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर फेंग होता है वो उस बॉडी का टच करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हमें उसका नाम किंग युन बताया जाता है, और तभी वो किंग युन की उस फ्रीजिंग एनर्जी को खत्म करने के लिए वहाँ पर उसकी बॉडी पर एक पैटर्न क्रिएट कर देता है और कहने लगता है कि ये पैटर्न आगे भी इसकी मदद करेगा। इसे देखकर वहाँ पर मिस जुआन और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि फेंग हमारी कितनी ज्यादा ही मदद कर रहा है। तभी उसके भाई को भी होश आना स्टार्ट हो जाता है, और तभी हम देखते हैं जो मिस जून होती है वो वहाँ पर अपने अंकल के साथ मिलकर फेंग का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही होती है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि इस सारे प्रोसेस को 3 दिन बीत जाते हैं और हमें उस अंकल का नाम अंकल वाओ बताया जाता है, जहाँ पर अंकल वाओ फेंग को लेकर पोर्टल के करीब आ जाता है। और तभी हमें मैसेंजर क्लैन की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैसेंजर लिन होता है, वो भी वहाँ पर आई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों मैसेंजर वहाँ पर अपने टोकन का यूज करके जंक्शन वैली का जो पोर्टल होता है उसे ओपन कर देते हैं। वहीं पर ही वो लोग ये भी कहते हैं कि ये बात याद रखना, जंक्शन वैली का ये जो पोर्टल ओपन हुआ है ये तकरीबन 7 दिनों के बाद बंद हो जाएगा, और जो 7 दिन में वापस नहीं आया तो हम उसको डेड कंसिडर कर देंगे और इससे वापस आने में फिर काफी टाइम लग जाएगा, और यहाँ तक कि वो फिर कभी वापस आ भी नहीं सकेगा, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं तुम लोग को पहले से ही बता देता हूँ कि इसके अंदर 7 दिन से ज्यादा नहीं रहना। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं पर ही हमें एक चेन ब्रिज को दिखाया जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा डिसाइपल्स आगे ऐसे ही बढ़ रहे होते हैं और चेन ब्रिज के नीचे से मॉन्स्टर निकल के उन्हें मार डालते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि काफी लोग ग्रुप की सूरत में आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि किसी एक पर मॉन्स्टर अटैक करे तो बाकी सब तो वहाँ से निकल जाए, लेकिन हम वहीं पर ही फेंग को देखते हैं जहाँ फेंग बिल्कुल भी नहीं डरता और सीधा वो ब्रिज को क्रॉस कर देता है। जो सी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता चला जाता है वो उसे अकेले ही मार गिराता है। वहीं पर ही इस सारे सीन को देखते ही वो जो लुओ फैमिली के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर फेंग को मारने आए थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें जाओ जाओ नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो फेंग से इस सारे प्रोसेस को देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जाता है कि सारे ब्रिज क्रॉसिंग के प्रोसेस में ही 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी। इस सारे सीन के बाद हमें बताया जाता है कि फेंग समझ चुका था कि अब आगे उसके लिए कितना ज्यादा खतरा होने वाला है, और इसी तरह वो लोग आगे बढ़ते हुए मेडिसिन गार्डन के पास आ जाते हैं, और वहीं पर ही उन्हें एक लोटस फ्लावर दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा ही चमक रहा होता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जिसने भी इस लोटस फ्लावर को ब्रेक थ्रू कर दिया वो नेक्स्ट रिलम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसे लेने के लिए वहाँ पर हम जाओ जाओ को देखते हैं जो फेंग की मदद मांग रही होती है और कहने लगती है कि फेंग क्या तुम मेरी मदद करोगे, जिस पर हम देखते हैं कि फेंग को ऑफर भी देती है कि हम तुम्हें हमारी रॉयल फैमिली में भी शामिल कर देंगे अगर तुमने मुझे ये फ्लावर ला के दिया, जिस पर फेंग उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पहले से ही किसी फैमिली में हूँ, वैसे भी मुझे एक और फैमिली की भी ऑफर आई हुई है। लेकिन फिर भी वहाँ हम देखते हैं कि जाओ जाओ उससे खुश होकर बातें कर रही होती है। इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर जो जाओ जाओ का फियांसे होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जहाँ पर वो फेंग से कहने लगता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली तो काफी ज्यादा घटिया हो। ये कहते ही वो उसकी फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर जाओ जाओ को देखते हैं जो उससे कहने लगती है कि देखो तुम अपना मुंह बंद ही रखो, फेंग के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बकवास मत करो जिसके बाद तुम्हें कोई पछतावा हो। तभी हमें वहाँ पर जाओ जाओ के एक ब्रदर जाओ क्यू को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ क्यू कहने लगता है कि तुम लोग सिर्फ लड़ते ही रहोगे आपस में, मैं खुद ही जाता हूँ उस लोटस फ्लावर को लेकर आता हूँ। और हम देखते हैं कि जाओ क्यू जैसे ही वहाँ पर आगे बढ़ता है वहाँ पर एक ट्रैप फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, और वहाँ पर कुछ हेवनली मर्चेंट रियलम के स्पाइडर्स आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं वहाँ पर फेंग और जाओ जाओ क्यू के ऊपर।
ऊपर। तभी हम देखते हैं कि सभी वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जाओ जाओ का फियांसे होता है वो भाग जाता है और जाओ जाओ और जाओ क्यू काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इन तभी फेंग उनके सामने आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करते हुए अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है। ये फॉर्मेशन अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सभी के सभी स्पाइडर को वहाँ पर एक ही झटके में खत्म कर देता है। सारे सीन को देखकर वहाँ पर जाओ जाओ आगे बढ़ती है और फेंग का शुक्रिया अदा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगी। फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे खाली एक मैसेज भिजवा देना। ये कहते ही वो अपने भाई को ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे उस स्पाइडर ने वहाँ पर बर्फ में जमा दिया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो आगे बढ़ता है, उस लोटस फ्लावर को उठा लेता है और वहीं पर ही वो उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए जैसे ही जमीन पर बैठता है तभी वहाँ पर लुओ फैमिली के सन्स देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि सोल्जर्स ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है इसको खत्म करने का। ये कहते ही वो सारे सोल्जर्स सामने आ जाते हैं और फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी फेंग वहाँ पर सारे सीड को वहाँ पर किंग टियान को खिला देता है, जहाँ पर किंग टियान उसका वही स्प्लिट होती है। वो स्प्लिट इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है उन सीड को खाने के बाद वो सारे के सारे लुओ सेक्ट के सोल्जर्स को वहीं पर ही मार डालती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो उस लोटस फ्लावर को बैठकर वहीं पर ही रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और वो नेक्स्ट रीलम के लिए ब्रेक थ्रू कर जाता है आखिरकार। अब उसका करंट रीलम स्पिरिट मार्शल रीलम होता है। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं जो जाओ जाओ होती है और जो जाओ क्यू होता है वो दोनों वहाँ पर फेंग के पास आ जाते हैं और फेंग उन्हें भी कुछ सीड्स दे देता है। वहीं पर ही फेंग को भी पता चलता है कि वो दोनों भी वहाँ पर अपनी अम्मी को ठीक करने के लिए उस वाटर ऑफ लाइफ को ही लेने आए हुए होते हैं और तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि मिलके उस वाटर ऑफ लाइफ को ढूंढेंगे। कहते ही वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और तभी हमें वहाँ पर जाओ जाओ के फियांसे जिसका नाम जाओ टियान होता है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर टियान एक पैटर्न को अनलॉक करने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन वो पैटर्न अनलॉक नहीं हो रहा होता। तभी हम देखते हैं फेंग के पास वहाँ पर पैटर्न लॉक करने की काफी ज्यादा नॉलेज होती है और इसी तरह वो उस पैटर्न को भी अनलॉक कर देता है, जिसे देख कर वहाँ पर जाओ जाओ और भी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जो जाओ टियान होता है उसे और भी गुस्सा आने लगता है। के बाद वो लोग एक पोर्टल से होते हुए एक ट्री ऑफ लाइफ वाले एरिया में आ जाते हैं। वहीं पर ही वो लोग वाटर ऑफ लाइफ को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ से एक लेडी बाहर आती है। वो लेडी अपनी स्पिरिचुअल बबल्स का यूज करते हुए उन सबको एक ट्रैप में फंसाती है और उस ट्रैप की वजह से हमें पता चलता है जो फेंग होता है वो भी बेहोश हो जाता है। तभी बाइयंग उसे होश में लाकर कहने लगती है कि देखो तुम्हें सरवाइव करने के लिए अपनी फिनिक्स फायर का यूज करना ही होगा। देखते ही देखते वहाँ पर उसने अपनी फिनिक्स फायर की मदद से वहाँ पर सभी लोगों की जान बचा ली थी। देखकर वहाँ पर जो सामने डीमन लेडी जिसका नाम लिंग होता है वो वहाँ पर फेंग को काफी ज्यादा गुस्से से देखकर कहने लगती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर एक ऐसे पावरफुल पर्सन से हो जाएगी। जिसे देखकर वहाँ पर किंग टियान कहने लगता है कि फेंग यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कहने लगता है कि यहाँ पर 5 डिमोनिक कल्टीवेटर होते थे जिन्हें पावर्स की काफी ज्यादा लालच होती थी, इसीलिए उन लोगों ने मिलकर गॉड ऑफ कॉन्टिनेंट पे हमला कर दिया था। लेकिन वहाँ पर एक गॉड ने मिलकर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और इन्हें अलग अलग जगहों पर सील कर दिया था। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लेडी यहाँ पर आकर सील हो गई है और ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तब से लेकर अब तक ये किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो इतना ज्यादा पावरफुल हो जिसकी बॉडी में ये लोग आ सके। कहते ही कि किंग टियान वहाँ पर फेंग को भागने के लिए कहता है, लेकिन फेंग तो भागने वालों में से नहीं था और वहीं पर ही वो उस लिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर लिंग का ये प्लान होता है कि वो उसके ऊपर अटैक करे और जो सील उसके ऊपर लगी हुई है उसे डिस्ट्रॉय करे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग भी बिल्कुल वैसा ही कर देता है, वो उसके ट्रैप में फंस के उसी की सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से वो लेडी अपनी ओरिजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सील टूटने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इसे देखकर वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो सभी से कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ से फॉल बैक करो, सबको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों फेंग ये कहकर वहाँ पर खुद ही खड़ा होता है और किंग टियान जो कि उसकी स्पिरिट होती है वो भी वहीं पर खड़ी भी होती है, क्योंकि वो वहाँ फेंग को अपना मास्टर कबूल कर चुकी थी। तभी हम दूसरी तरफ जाओ क्यू को देखते हैं जो जाओ जाओ का हाथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं जो लेडी लिंग होती है वो वहाँ पर अटैक कर देती है फेंग के और वहाँ किंग टियान के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर मरने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो वहाँ पर फेंग का साथ देना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉड ऑफ नेचर की एंट्री होती है जो वहाँ पर मिंग का सामना करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर बताया जाता है जो गॉड ऑफ नेचर होते हैं वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं होते कि वो लिंग का मुकाबला कर सके। और तभी हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो उसके ऊपर भी हावी होना स्टार्ट हो जाती है। सारी सिचुएशन के बाद वो नेचर गॉड
वहाँ से फेंग से मदद मांगता है और तभी हम देखते हैं फेंग भी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम फेंग को देखते हैं जो गॉड ऑफ नेचर से कहने लगता है कि आपको अपनी पावर्स मुझे डोनेट करनी होंगी ताकि मैं इससे फाइट कर सकूं, क्योंकि अकेले मैं और आप इससे फाइट नहीं कर सकेंगे। ये कहते ही वहाँ पर गॉड ऑफ नेचर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा फेंग ने कहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग को अब गॉड ऑफ नेचर की पावर भी मिल चुकी थी और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन जो मीलिंग होती है वो अभी भी हार नहीं मान रही होती। इस सारी सिचुएशन के बाद फेंग का पलड़ा भारी हो चुका होता है, लेकिन वहाँ पर जो मीलिंग जिसको हम लिंक कहकर पुकार रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानती। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जाओ जाओ और जाओ क्यू को दिखाया जाता है जो वहाँ से बाहर आते हुए वहाँ पे जो दोनों मैसेंजर्स खड़े हुए होते हैं उनको उस सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग ये समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर फेंग नहीं बचने वाला, क्योंकि डिमोनिक लेडी से फाइट करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मिजुआन जो होती है वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो लोग वहाँ से आखिरकार चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें फेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर उस लेडी लिंक को कंट्रोल करने में कामयाब भी हो चुका था और उसको एक ट्रैप में भी फंसा चुका था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, जो गॉड ऑफ नेचर थे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसकी सोल अब डिस्ट्रॉय होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ पर एक ब्रेथ ऑफ लाइफ का एक टोकन निकाल कर वहाँ उसे फेंग को दे देता है, जिसकी वजह से हम दोस्तों देखते हैं कि फेंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ले लेता है। लेकिन वहाँ पर जो ट्री ऑफ लाइफ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब वहाँ पर जो वाटर ऑफ लाइफ था वो भी तकरीबन खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर फेंग ब्रेथ ऑफ लाइफ की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऑफ लाइफ ढूंढ ही लेता है। आखिरकार हम देखते हैं कि वो किंग तियान की मदद से वहाँ से उस पोर्टल से बाहर निकल आता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। यहाँ दोस्तों सभी ये समझ चुके थे कि फेंग मारा गया है और तभी हम देखते हैं जो फेंग होता है वो सीधा वहाँ पर उस जुआन के अंकल के मेंशन पर चला जाता है, जहाँ पर मिजुआन उसे देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर हम अंकल वाओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही खुश होने लगा था मन ही मन में, और तभी वो एक ड्रिंक लाकर वहाँ फेंग को दे देता है और वहीं पर ही वो एक क्रीपी सी स्माइल भी पास करता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है आगे। तभी वो काफी ज्यादा चालाकी से वहाँ लिनफेंग से सवाल करता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें वो वाटर ऑफ लाइफ मिल गया, जिस पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि हाँ मुझे वाटर ऑफ लाइफ मिल गया है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, जल्दी से मुझे सुबह के पास जाकर उसे ठीक करना ही होगा। ये कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर सुबह के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ सुबह की हालत हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर फेंग भी परेशान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिजुन का अंकल वाओ होता है वो अंकल वाओ वहाँ पर मिजुन को और उसके भाई को वहाँ से बाहर जाने का कहता है और तभी जैसे वो लोग बाहर जाते हैं दूसरी तरफ फेंग उस वाटर ऑफ लाइफ को निकाल के सुबह का इलाज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अंकल वाओ होता है वो एक अटैक का यूज करके वहाँ पर फेंग के वहाँ जो पावर्स होती है उन्हें लॉक कर देता है और तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक चीख भी निकलती है और उसके साथ साथ थोड़ा खून भी निकलता है और तभी वहाँ पर जो मिजुन होती है और उसका भाई होता है वो भी अंदर आ जाते हैं। और इस सारे सीन के बाद वहाँ फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन जो अंकल वाओ होता है वो कहने लगता है कि देखो फेंग, अगर तुमने यहाँ से जिंदा बचना है और अगर तुम्हारी बहन को तुमने जिंदा छोड़ना है तो मुझे इस वाटर ऑफ लाइफ को दे दो और यहाँ से निकल जाओ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो उसे इन सारी चीजों के लिए साफ साफ मना कर देता है और दूसरी तरफ जो जॉन और उसका भाई होता है वो भी काफी ज्यादा मना कर रहे होते हैं कि अंकल को कि ऐसा मत करें। और तभी वहाँ पर जो फेंग होता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों जो फेंग की पावर्स होती हैं वो एक्टिव नहीं हो रही होती क्योंकि अंकल ने इसकी पावर्स को लॉक कर दिया होता है। तभी मिस जून और उसके भाई को भी वहाँ पर जो अंकल वाओ होता है वो धक्का दे देता है और कहता है कि मेरे काम के बीच में मत आना। तभी हम वहाँ पर जो फेंग को देखते हैं जो वहीं पे ही अपनी फिनिक्स फायर का यूज करके अपनी बॉडी में जो पॉइजन एंटर हो चुका था उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिव भी कर पा रहा होता है। इस सारे सीन के बाद जो अंकल वाओ होता है उसकी तो बत्ती ही गुल हो जाती है। वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, कोई भी उस पॉइजन ट्रैप से बाहर निकल पाए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं फेंग का मूड यहाँ पर बात करने का नहीं होता और वो अपनी पावर्स को एक्टिव करके सीधा अंकल वाओ के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर अंकल काफी ज्यादा घायल हो गया था। और तभी हम देखते हैं जो अंकल वाओ होता है वो बात समझ चुका था कि अब जो फेंग है वो उसे नहीं छोड़ने वाला। वो उसकी विनती करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन फेंग को हम देखते हैं जो अपने एक जानलेवा मार्शल स्वॉर्ड अटैक को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अंकल वाओ भी वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करके उस अटैक को रोकने की
काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर फेंग अपनी स्वॉर्ड को सीधा कर देता है अंकल वाओ की तरफ से। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड अंकल वाओ की तरफ जाने की बजाय किसी और डायरेक्शन में टर्न हो जाती है और यहीं पर ही एक और पर्सन की एंट्री होती है क्योंकि वो टेम्पल का एक मास्टर होता है जो कहने लगता है कि तुम ही हो वो जीनियस जो सीक्रेट लैंड से जिंदा लौट कर वापस आया है। मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि मैं तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। मैं सीक्रेट लैंड का एक मास्टर हूँ। और वो अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि चलो तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को अब मेरे साथ चलना ही होगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो फेंग होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुमने अगर मुझे ले जाना तो तुम मेरी बात करते, लेकिन तुमने मेरी सिस्टर का नाम कैसे लिया? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। बात सुनते ही हम देखते हैं जो मास्टर वो होता है कहने लगता है कि पहले तो मुझे तुम पर शक हो रहा था, लेकिन अब मुझे हल्का हल्का यकीन भी आने लगा है। जिस तरह की तुम मुझसे फजूल बातें कर रहे हो, मुझे तो लगता है तुमने ही वहाँ पर सब तबाही मचाई है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंकल वाओ होता है वो कहता है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये डीमंस के साथ मिल चुका है और डीमंस के साथ मिलके ही इसने ये सब कुछ किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस जॉन बीच में आकर उस मास्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर वो उन सब की बातों को डिनाई करके कहने लगता है कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को चलना होगा क्योंकि तुम्हारी बहन के पास एक एविल स्पिरिट है जो कि उसकी बॉडी में। ये बात सुनते ही वहाँ पर फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि अब मेरे साथ चलो फेंग, तुम लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है वो मार्शल ऑफ टेम्पल ही डिसाइड करेगा। लेकिन वहाँ पर सुबह के बारे में उल्टी सीधे बातें सुनकर फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी फेंग अपनी स्वॉर्ड को एक्टिव कर देता है और अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो मास्टर वो होता है वो भी अपनी पावर्स का उपयोग करके वहाँ पर फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो ब्रीथ ऑफ लाइफ होता है वो भी वहाँ पर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ फेंग को और भी ज्यादा पावर मिल जाती है और वहाँ पर मास्टर वू को वो मार डालता है। लेकिन तभी एक शिप की एंट्री होती है जिस पर मास्टर ऑफ टेम्पल्स के काफी ज्यादा गार्ड्स भी होते हैं और उधर एक मास्टर भी होता है जिसका नाम जी फेंग होता है, जो कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो हमें तुम पर शक था, लेकिन अब मेरा शक यकीन पे बदल गया है कि तुम ही वही गद्दार हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि देखो जी फेंग, मुझे तो तुम लोग पे ही शक हो रहा है कि तुमने उस डीमन को आजाद कराया है। यहाँ पर जी फेंग कहने लगता है कि देखो फेंग, पहले ही बहुत ज्यादा क्राइम कर चुके हो, अब आराम से हमारे साथ चलो। वहीं पर ही वो मास्टर कहने लगता है कि देखो फेंग, तुम्हें तुम्हारी सिस्टर के साथ यहाँ से चलना होगा। ये कहते ही वहाँ पर फेंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मार्शल स्वॉर्ड को बंद करते हुए वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिव कर देता है और हम देखते हैं कि सामने जो जी फेंग होता है वो भी वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिव कर देता है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होगा, इनकी फाइट कैसी होगी और क्या ये टेम्पल अब माफ करेगा या नहीं फेंग को इसकी इस कोताही पे? अगर आपने ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ली फेंग और जी फेंग की फाइट स्टार्ट हो गई थी और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ली फेंग ने जो अपनी इंस्टेंट पावर बॉडी को जो एक्टिवेट किया था उसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई थी और इर्द गिर्द की जितनी भी एनर्जी थी वो वहाँ पर फेंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई थी और जो ब्रेथ ऑफ लाइफ होता है वो भी वहाँ पर एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ जी फेंग शुरुआत में तो घबरा जाता है कि इस लड़के में अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जीज कहाँ से ट्रांसफर होती जा रही हैं। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपनी दोनों मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और वहीं पर ही हम देखते हैं जो फेंग होता है वो वहाँ पर उस जी फेंग की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है और वहीं पर ही वो अपनी मार्शल सोल बॉडी को भी समन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर लिन फेंग की जॉइंट मार्शल सोल बॉडी सामने आती है उसे देखकर वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं जिसकी मदद से वहाँ पर जो फेंग होता है वो जी फेंग के सारे अटैक्स को और फॉर्मेशन को वहीं पर अपनी मार्शल सोल्स बॉडी से डिस्ट्रॉय करा देता है। लेकिन इस अटैक को यूज करने के बाद हम देखते हैं जो फेंग होता है वो थोड़ा बहुत घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो जी फेंग होता है वो वहाँ पर फेंग की इस हालत का पूरा फायदा उठाते हुए फेंग के पीछे से अटैक कर देता है और फेंग और भी ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जी फेंग होता है वो वहाँ पर फेंग को खत्म करने के लिए अपनी एक अटैक का यूज करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेवनली स्वॉर्ड की एंट्री होती है जो उस अटैक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम सुई होता है, जो कहने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसेबल को मारने की। अगर इसे एक भी खराच या कोई चोट पहुंची तो इसका सारे के सारे जिम्मेदार तुम लोग होगे। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पर फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और तभी दूसरी तरफ हमें जी फेंग को दिखाया जाता है जो सारी सिचुएशन के बारे में वहाँ पर बताता है सुई को और कहने लगता है कि इसने एक डिमोनिक लेडी
को आजाद कराया है, जिसकी वजह से हमारे पूरे अर्थ पर एक खतरा मंडरा रहा है और ये सारे का सारा जिम्मेदार ये लड़का है और मुझे इसे यहाँ पर आज खत्म करना होगा। इसने अपनी जिम्मेदारी माननी होगी कि इसने गलती की है, लेकिन ये नहीं मान रहा, इसलिए इसने हमारा एक मास्टर भी मार दिया है, जिसका रिवेंज मैं इससे लेकर रहूंगा। जिस पर हम सुई को देखते हैं जो कहने लगती है कि देखो लिन फेंग जो है वो हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एक हिस्सा है और हम खुद ही चाहेंगे इससे इन्वेस्टिगेट करें। तुम कौन होते हो इनसे इन्वेस्टिगेट करने वाले? और रही बात इसकी बहन की, और अगर इसकी बहन में कोई एविल स्पिरिट भी है तो इसमें इस लड़के फेंग का क्या ही कसूर है? तुम मुफ्त में इसको आकर तंग कर रहे हो और अगर मैंने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को इस बारे में बता दिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ से दफा हो जाओ। सारी बातों को सुनकर हम देखते हैं जो जी फेंग होता है वो अपने गॉड ऑफ टेम्पल के जितने भी डिसाइपल आए हुए होते हैं उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है और तभी फेंग भी वहाँ आता है जो मिस सुई का धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर आप बीच में ना आती तो ये लोग न जाने मेरे साथ क्या करने वाले थे। तभी वो वहाँ पर कहने लगता है कि माफ करना मिस, मुझे कहीं जाना है, मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अंकल वाओ की तरफ आ जाता है, जहाँ पर अंकल वाओ उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो वहाँ पर अंकल वाओ की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे एक ही अटैक में मार डालता है। और उसके बाद डायरेक्ट हमारा सीन जाकर सुबह के रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह अपने रूम में काफी ज्यादा घायल बेहोश पड़ी हुई होती है और तभी वहाँ पर फेंग उसे देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आते ही फेंग को पता चलता है कि सुबह की बॉडी रोज ब रोज पॉइजन को एब्जॉर्ब करती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल पावर्स भी डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो जल्दी से उस वाटर ऑफ लाइफ का यूज करके सुबह की बॉडी को दोबारा से हील करवाने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि वो इस सारे प्रोसेस में कामयाब भी हो जाता है और पूरे तरीके से वहाँ से वो सुबह की बॉडी को हील कर लेता है। और सुबह भी इस सारे सीन के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर वो फेंग का थैंक्स कहने लगती है और कहती है कि फेंग अगर तुम ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाती, और वो खुशी से चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ पर मिस सुई की भी एंट्री होती है, जहाँ पर मिस सुई कहने लगती है कि देखो अभी तुम्हें हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट चलना होगा, क्योंकि इन सब लोगों की नजरें तुम पर ही हैं और अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी, तो अभी जल्दी से यहाँ से हमें निकलना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो सुबह होती है वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहने लगती है कि देखो फेंग तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि तुम अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सको और हमारा रिवेंज ले सको हमारे दुश्मनों से जिनने हमारे साथ बुरा किया। ये कहते ही वो दोनों वहाँ पर काफी इमोशनल हो गए थे। जिस सारे सीन को देखकर मिस सुई कहने लगती है कि मैं तुम्हें भी ऑफर करती हूँ सुबह के तुम भी हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लो, क्या तुम ऐसा करना चाहोगी? जिस पर हम सुबह को देखते हैं जो वहाँ पर डायरेक्ट ही मान जाती है। सारी सिचुएशन के बाद वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो फेंग भी वहाँ पर मिस सुई का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है और कल्टीवेट करते करते वो वहाँ पर हेवनली रीलम को भी ब्रेक थ्रू कर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सुबह होती है वो भी वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है और वहाँ पर उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसे यहीं पर ही अपनी इस कल्टीवेशन को रोक लेना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर वो ये सोचती है कि अगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को छोड़ दिया तो जो फेंग है वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज होगा, तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकना चाहिए। वो वहीं पर ही अपनी मार्शल स्पिरिट को कंडेंस करना स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में वहाँ पर जो सुबह होती है उसने अपनी उस मार्शल स्पिरिट को कंडेंस कर ही लिया था कुछ देर में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन फेंग होता है उसे काफी ज्यादा खुशी होने लगती है, यहाँ तक कि वो सुबह से भी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि देखो सुबह मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बॉडी कोई फालतू बॉडी नहीं है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, यहाँ तक कि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल। ये कहते ही वो उसकी तारीफें करने लग जाता है। बात सुनते ही सुबह कहने लगती है कि हाँ अब हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों से फाइट करेंगे और वहीं पर ही हम देखते हैं फेंग खुश होकर हंसने भी लग जाता है। वहाँ पर दूसरी तरफ हमें मिस सुई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने जो अपना एक सिपाही वहाँ पर डीमन वैली की तरफ भेजा हुआ होता है वो अभी तक वापस नहीं आया होता, जिसका सीधा सीधा मतलब यही था कि डीमन वैली में कोई ना कोई खतरा जरूर है, जिसकी वजह से वो सिपाही अभी तक नहीं आया और वो वहीं पर ही अकेले जाने का वहाँ पर फैसला करती है और वहाँ पर वो फेंग को और मिस सुबह को कह देती है कि तुम दोनों यहीं पर ही रुको, जिस पर फेंग उसकी इस बात को साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि हम साथ ही चलेंगे। अभी हम देखते हैं कि वो लोग उस वैली पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसे अपने कुछ सिपाही मिलते हैं, जहाँ पर वो सिपाही कहने लगते हैं कि मिस सुई उन 5 डीमन से एक और डीमन भी यहाँ पर आजाद हो चुका है जिसका नाम यूलिन होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस वैली के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही वो लोग वैली के अंदर एंटर होते हैं वो लोग सामने की तरफ देखते हैं जो यूलिन है वो वाकई में आजाद
हो चुकी है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब काफी ज्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके उन 5 डीमन में से 2 डीमन तो आजाद हो चुके थे, जिनमें से एक को तो फेंग ने मार दिया है, लेकिन एक अभी भी जिंदा है। तभी हेवनली स्वॉर्ड सेट के कुछ डिसेबल वहाँ पर यूलिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी यूलिन के जो पावर होती है वो उसका यूज करके वहाँ पर उन सभी डिसेबल्स को जकड़कर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर मिस सुई भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और फेंग भी मिस सुई का साथ देता है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूलिन होती है वो अपनी स्पिरिचुअल रूट पावर का यूज करते हुए वहाँ पर जो मिस सुई होती है उसको एक लोटस फ्लावर के अंदर जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर फेंग की एंट्री होती है, जहाँ पर फेंग बीच में आते हुए मिस सुई को बचा लेता है उस लोटस फ्लावर में कैद होने से। पर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा कमाल पावर्स को देखकर यूलिन का भी सारा का सारा ध्यान यहाँ पर फेंग की तरफ आ गया था और वो कहने लगती है कि अगर इस लड़के की पावर्स मुझे मिल जाए तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में से कोई नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं जो फेंग होता है वो सीधा वहाँ पर अपने उस स्पिरिचुअल फोनिक्स का यूज करते हुए यूलिन को उस फोनिक्स के अंदर कैद कर लेता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जो फेंग है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो किसी डीमन की पावर को वहाँ पर रिफाइन कर सके। इसी वजह से हम देखते हैं जो फेंग होता है वो अपनी पावर्स को बर्न आउट करके और भी ज्यादा उन्हें बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मिस यूलिन होती है उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर सुई और सुबह भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इस सारे सीन के होते हुए बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग का है वो स्पिरिचुअल फोनिक्स होता है उस पर कोई अटैक कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सुबह से फेंग जिस यूलिन के ऊपर अटैक कर रहा है वो तो सिर्फ एक क्लाउन है। असल में यूलिन ने अपने एक क्लाउन को यहाँ पर खड़ा किया हुआ था और वो खुद पीछे कहीं छुपी हुई थी और अब वो अपना रूप जाहिर करती है और इसी उस क्लाउन और फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्लाउन के ऊपर फेंग अटैक कर देता है और कहने लगता है कि क्लाउन को भी खत्म करना होगा वरना ये मेरे लिए आगे मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम सुबह को देखते हैं जो कि रियल यूलिन के ऊपर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ला रही होती है, लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि डिमोनिक लेडी यूलिन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ सुबह को आसानी से हरा देती है। यहाँ पर इस सारे सीन को देखकर फेंग भी यूलिन को उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने आता है जो कि उसने सुबह को खत्म करने के लिए किया हुआ होता है। और जो यूलिन का क्लाउन था वो भी अब उस अटैक से फ्री हो गया था जो कि फेंग ने किया हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर मिलके फेंग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। सारे सीन को देखकर मिस सुई काफी ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रोने लग जाती है। रोते हुए उसका आंसू एक लावा में गिर जाता है और उस आंसू के गिरने के बाद उस लावा से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर आता है और ये जो बीस्ट था दोस्तों ये फायर गॉड की पावर का एक हिस्सा होता है। इसका नाम सेनहाओ था। और तभी हम देखते हैं कि जो सेनहाओ होता है वो वहाँ पर उस क्लाउन को और वहाँ पर जो सामने रियल यूलिन थी दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गॉडसन होते हैं वो वहाँ देखते हैं कि सभी लोग उसके ऑरा से वहाँ बेहोश हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का है जो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि फेंग ही होता है। और फेंग को वो देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी होगी जिसने मेरी एनर्जी को फेस किया और बेहोश नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूं कि जो 5 डीमन हम लोगों ने कैद किए थे उनमें से 4 डीमन तो आजाद हो चुके हैं और उनमें से सिर्फ अब एक ही डीमन बचा है जो कि एंशियंट गॉड ने कैद किया हुआ था, लेकिन उसकी जो सील थी वो हमेशा के लिए वहां पर लगा दी थी कि जो डीमन है वो बाहर ना आ सके। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो डीमन की सील थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ सालों से क्रैक होती जा रही है और अगर वो सील पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई तो पूरे हमारे वर्ल्ड को यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड को काफी ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी और पांचों के पांचों डीमन मिलकर यहाँ पर हमारे ऊपर फिर से अटैक कर देंगे। और इस बार तो यहाँ पर कोई भी ऐसा गॉड नहीं है कि जो कि इस ह्यूमन वर्ल्ड को बचा सके, तो तुम्हें ही जाकर इन सब चीजों को देखना होगा। तभी हम फेंग को देखते हैं जिस पर फेंग ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अब आप मुझसे आगे क्या चाहते हैं, जिस पर गॉडसन कहता है कि देखो फेंग, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसीलिए मैं तुम्हें पूरे इस गाउशियन कॉन्टिनेंट का एक नया गार्डियन गॉड बना रहा हूँ। कहते ही हम देखते हैं गॉडसन वहाँ पर अपना वो डिवाइन ट्रेजर भी उस फेंग को दे देता है। वहीं पर ही उसे एक डिवाइन सील भी दे दी थी और वो सील तभी ओपन होगी जब फेंग वहाँ किसी भी डिवाइन रियलम में पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है जैसे ही यहाँ डिवाइन रियलम में पहुंचेगा वो इस डिवाइन सील को ओपन करेगा तो उसे इस गॉडसन की सारी पावर्स मिल जाएंगी और तभी वो उसे कुछ पिल्स भी देता है जो कि पावर गैदरिंग पिल्स होती हैं। ये पिल्स ऐसी होती है कि वो अपने साथ साथ अपने दोस्तों की पावर्स को भी दोबारा से रिगेन करवा सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पर उस गॉडसन से अलविदा लेता है और उस केव से बाहर आ जाता है और अपनी उन पावर्स की मदद
मदद से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सुबह को और मिस सुई को भी होश में ले आया था। तभी हेवनली स्वॉर्ड साइड के सारे डिसाइपल भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि एक मामूली सा लड़का कैसे फाइट कर सकता है एक डीमोनिक लेडी से, मुझे तो इसी के ऊपर ही शक हो रहा है। और सभी लोग वहाँ पर हम देखते हैं फैंग के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सारी बातों को सुनकर मिस सुई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि फैंग उन्हें कुछ भी नहीं कहता और चुप कर जाता है। तभी हमें वहाँ पर जो अंदर केव थी उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो यूलिन होती है वो कैद होती है और तभी वहाँ पर उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है गॉडसन। तभी गॉडसन कहने लगता है कि सीलिन तो भले भाग गई, लेकिन ये यूलिन तो मेरे कैद में ही है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में उस सीलिन को पकड़ना होगा। अगर वो भाग गई तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ मिस सुई के साथ वहाँ पर फेंग भी आया हुआ होता है और फेंग वहाँ जाओ जाओ की मदर को ठीक करने आया होता है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा वाटर ऑफ लाइफ बच गया था। जहाँ पर जाओ जाओ उसे देखकर और भी ज्यादा खुश हो गई थी और वहीं पर ही जायक्यू भी आकर उसे देखकर खुश हो जाता है और तभी वो दोनों उसे अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर उनका ग्रैंडफादर फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका थैंक्स करता है कि तुमने मेरे पोता पोती की जान बचाई। तभी हम उस ग्रैंडफादर को देखते हैं जो मिस सुई से सवाल करते हुए कहने लगता है कि उस डीवन केव में क्या हुआ था। वहीं पर ही मिस सुई उसे सारी इंफॉर्मेशन दे देती है और दूसरी तरफ हमें फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है उस अंडरवर्ल्ड केव के बारे में जो कि उसे गॉडसन ने बताई भी थी और वहाँ पर वो बताता है कि एक डीमन कैद है उस अंडरवर्ल्ड केव के अंदर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और उस केव में एक परमानेंट सील लगी हुई थी, लेकिन वो सील अब आहिस्ता आहिस्ता करके क्रैक्स में बदलती जा रही है और अगर वो सील डिस्ट्रॉय हो गई तो वो जो डीमन है वो हमारे इस ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक करवा देगा। अब इतने सारे डीमंस को इकट्ठा करके हम लोग को मार डालेगा, तो हमें उस सील को जल्दी से ही रिपेयर करना होगा ताकि वो डीमन बाहर ना आ सके। ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस बारे में वो अभी कोई भी बात नहीं करते, इसीलिए वो वहाँ पर फेंग को और वहाँ जो भी आए हुए होते हैं यानी कि मिस सुई उन सबको आराम करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन हम देखते हैं फेंग जैसे ही वहाँ से उठने लगता है उसे वहाँ पर मिस बाई यंग की आवाज आ जाती है, जहाँ पर बाई कहने लगती है कि देखो फेंग यहाँ पर एक अंडरग्राउंड लावा है और वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी है, अगर तुमने वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट किया तो तुम्हारी पावर्स एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएंगी और तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो आराम करने के बजाय उस लावा केव में पहुंच जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर किंग टियान था वो उधर कुछ लोटस फ्लावर को देखता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। वो उन्हें उठाने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी एक ईगल स्पिरिट उनके ऊपर अटैक कर देती है जो कि वहाँ की एक गार्डियन स्पिरिट होती है। वहीं पर ही लिन उसको अपने एक पोर्टल में ट्रैप कर देता है और वहीं पर ही वो अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें अगले सीन में सेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉड ऑफ टेम्पल का एक और यंग मास्टर आ जाता है फेंग को पकड़ने के लिए। लेकिन इसके बारे में वहाँ पर मिस सुई सुनती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगती है कि नहीं, हम यहाँ पर किसी भी हालत में फेंग को नहीं देंगे। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि सुई गॉड ऑफ टेम्पल के उन डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ से भगा देती है और वहीं पर ही हमें मिस सुई के अंकल को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहस कर रहा होता है मिस सुई के फादर से और कह रहा होता है कि एक मामूली से लड़के के लिए इसने हमारे पूरे सेक्ट को खतरे में डाल दिया है। जिस वहाँ पर जो ग्रैंडफादर होता है वो कहने लगता है कि बिल्कुल ठीक किया है मिस सुई ने, और अगली दफा वो लोग यहाँ पर फेंग को मारने के लिए आए तो हम भी उसके सामने खड़े हो जाएंगे, हमसे मुराद यानी कि मैं खुद भी उस फाइट में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तभी अगले ही सीन में हमें उसी यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि मार्शल ऑफ गॉड ऑफ टेम्पल के सामने आ जाता है, जहाँ पर मार्शल गॉड ऑफ टेम्पल कहने लगता है कि तुम खाली हाथ क्यों आए, जिस पर वो यंग मास्टर उस सारे सीन को बताता है और कहता है कि उस सेट ने कैसे प्रोटेक्ट किया वहाँ पर फेंग को। तभी हम देखते हैं कि जो मार्शल ऑफ गॉड टेम्पल होता है वो कहने लगता है कि टियान वो उस रियल फैमिली के ऊपर अटैक कर दो और उस पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि आगे कोई हमारे सामने ऐसे बात नहीं कर सके। ये कहते ही हम देखते हैं कि अगले ही सीन में सब लोग फाइट के लिए आ जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ पर आते ही फैमिली से कहने लगते हैं कि लिन फेंग को हमारे हवाले कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉयल फैमिली के लीडर यानी कि वो जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने वहाँ पर साफ साफ मना कर दिया था फेंग को देने से और कहने लगते हैं कि अगर इसके बाद तुम लोगों ने फेंग की मांग की तो हम तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर मार्शल ऑफ गॉड टेम्पल के सारे डिसाइपल्स को गुस्सा आ जाता है और वो लोग वहीं पर ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर